सो वेलकम टू लर्निंग पार्टनर। इस वीडियो में हम एम्प्लॉय की एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ओके, सो एम्प्लॉय ईआरपी, लेट्स से एक ऑफिस है और उस ऑफिस में एम्प्लॉय की डिटेल्स होल्ड करने के लिए, उनकी सैलरी, उनकी अटेंडेंस, उनकी लीव्स होल्ड करने के लिए अपने को एक एप्लीकेशन बनाना है। राइट, सो क्या क्या चीजें रह सकती है उस एप्लीकेशन में, ये एक फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूँ मैं। लेट्स कंसिडर एक लॉगिन पेज रहेगा। राइट, अगर लॉगिन की जो डिटेल्स अपन सेट करेंगे वो अगर सक्सेस है, मतलब प्रॉपर डिटेल्स सेट की है, उसने एंटर की है, तो अपन लॉगिन करने देंगे। राइट, अगर सक्सेस है तो यस। सो जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, जो यूजर लॉगिन करेगा वो डैशबोर्ड पेज पे जाएगा। अब डैशबोर्ड पेज पे कोई भी एप्लीकेशन रहे तो डैशबोर्ड पेज में सिर्फ डिटेल्स दिखाते हैं, मतलब काउंट, स्टैटिस्टिकल डेटा। राइट, कि कितने एम्प्लॉयज है, कितनी लीव्स अभी तक टोटल सारे एम्प्लॉयज ले ली है, सैलरी अब तक कितनी दी है, अटेंडेंस कितनी है, आज के एम्प्लॉय प्रेजेंट कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, मतलब सिर्फ स्टैटिस्टिक डेटा, मतलब सारी जगह काउंट काउंट अपन डैशबोर्ड के पेज पे दिखाते हैं। राइट, उसके बाद पेजेस कितने रहेंगे। पहला तो पेज रहेगा एम्प्लॉय पेज। एम्प्लॉय पोर्टल के पेज में क्या रहेगा, एम्प्लॉय क्रिएट करना हो गया, एम्प्लॉय की लिस्ट दिखाना, एडिट करना, डिलीट करना, ये चारों ऑपरेशन मतलब बेसिक करंट ऑपरेशन। राइट, सो ये बेसिक अपना एम्प्लॉय का पेज हो गया। उसके बाद अटेंडेंस का पेज। अटेंडेंस भी नॉर्मली आता, नॉर्मली अभी ऑफिस में अटेंडेंस की मशीन होती है, बट वो भी डेटा कहीं ना कहीं जाके डेटाबेस में ही स्टोर होता है। तो वही फॉर्म अपन बनाएंगे फिलहाल। राइट, बिकॉज वो मशीन के साथ कनेक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है। सो अपन फॉर्म डिजाइन करेंगे और वो अटेंडेंस टेबल में इंसर्ट करेंगे। सो वो अटेंडेंस पेज में हो गया। उसके बाद सैलरी एडवांस। अब ये एक ऐसा पेज है, लेट से कंसिडर करो किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000। राइट, बट मीन वाइल मंथ में उसे कुछ अर्जेंसी आ गई है और उसे कुछ सैलरी का पार्ट उसे एज एडवांस चाहिए। राइट, लेट से 2,000 3,000 फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन उसे वो एडवांस चाहिए। तो वो सारा रिकॉर्ड अपन ये पेज में मेंटेन करेंगे। वैसे ही लीव्स, एम्प्लॉयज ने कितनी, कौन से एम्प्लॉयज ने कितनी लीव्स ली है पर्टिकुलर मंथ में, तो वो भी अपने को कहीं ना कहीं स्टोर करना रहता है, तो उसके लिए ये लीव पेज रहेगा। उसके बाद लास्ट वाला पेज है मेरा सैलरी। अब जब सैलरी में कैलकुलेट करूंगा, तो जब एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे ना, तो उसकी सैलरी यहाँ पे फीड रहेगी कि इस एम्प्लॉय की पर्टिकुलर सैलरी कितनी है। राइट, सो जब मैं सैलरी जब पे करने जाऊंगा तो मुझे एक सैलरी का पेज बन मिलेगा। वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं एम्प्लॉय सिलेक्ट करूंगा, पहले तो मुझे चेक करना है कि उसने इस महीने में कुछ एडवांस लिया है क्या, जो अटेंडेंस पेज में रहेगा। तो मुझे गेट उस एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय सिलेक्ट करूंगा उसकी, उसने ये मंथ में कुछ एडवांस लिया है क्या, वो पहले मुझे गेट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लीव्स चेक करना पड़ेगा कि उसने कितनी लीव्स ली है। राइट, फिर ये देखो सैलरी का फॉर्मूला, टोटल डेज माइनस लीव्स टेकन, मतलब टोटल डे लेट से 30, सैलरी कैलकुलेशन के टाइम पे 30 डेज कंसिडरेशन करके चलते हैं अपन। ओके, सो 30 डे माइनस लीव्स, लेट से 4 या 5 दिन की लीव्स लिए, तो वो माइनस होने के बाद इनटू सैलरी, जो भी आपकी पर डे सैलरी रहेगी वो मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके साथ माइनस क्या करेंगे, एडवांस। मतलब ये सैलरी मिल गई एक्चुअल प्रेजेंट डेज के साथ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, उसके बाद माइनस क्या करना है, अगर उस मंथ में उसने कुछ सैलरी पे एडवांस उठाया है तो। राइट, सो ये अपना पूरा एक एप्लीकेशन का साइकिल है। अब इसको अपन करेंगे एपीआई के साथ। सो ये स्वैगर पे मेरी सारी एपीएस है। ओके, मैं ये यूआरएल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। जैसे एम्प्लॉयज की एपीआई, गेट ऑल एम्प्लॉय बाय, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, क्रिएट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, फिर अटेंडेंस की, फिर एडवांस की एपीआईज है। राइट, फिर लीव्स की एपीआई, और फिर सैलरी, और एक है डैशबोर्ड की एपीआई, गेट एडमिन डैशबोर्ड। सो लेट मी शो यू द डैशबोर्ड एपीआई। अगर मैं ट्राई इट आउट करता हूँ, एग्जीक्यूट, सो ये देखो डैशबोर्ड के एम्प्लॉय में डेटा कैसा आ रहा है, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, एडवांस के रिकॉर्ड काउंट कितने हैं, लीव्स काउंट कितने हैं, सैलरी काउंट कितना है, 2 डेज एडवांस अमाउंट, आज अगर कुछ एडवांस अमाउंट किसको दिया है, और 2 डेज लीव, आज कितने लोग लीव्स पे है। राइट, सो सिर्फ ये काउंट काउंट लेते हैं और ये डैशबोर्ड पे अपन कार्ड फॉर्मेट में या कहीं पे भी दिखाते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू एंगुलर साइड। ओके, सो प्रोजेक्ट में ये बेसिक एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है। उसमें एक ऐप कंपोनेंट है, ऐप राउटिंग है, मॉड्यूल डॉट टी एस है। अब जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड सिंपल है, एनजी न्यू, जैसे मैंने डेमो सेशन नाम दिया, तो आप एम्प्लॉय ईआरपी नाम दो, एंटर करो।
फिर वो राउटिंग पूछेगा, यस करो, CSS सिलेक्ट करो और ये बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद पहली स्टेप जो मुझे करनी है वो मुझे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है। ओके, सो सबसे पहले मुझे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप npm पे जाऊंगा मैं, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने की कमांड लगेगी मुझे। सारे पैकेजेस हम बूटस्ट्रैप से इंस्टॉल करते हैं, तो ये कमांड है npm i bootstrap, i मींस इंस्टॉल। ओके, ये कमांड कॉपी की मैंने, फिर मेरे फोल्डर पैरेंट डायरेक्टरी पे मैंने एंटर मारी। उसके बाद ये जो बूटस्ट्रैप का पैकेज है मेरे नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल हो जाएगा और ऐप पैकेज डॉट जेसन में उसकी एंट्री भी आ जाएगी। ओके, जैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया है, ठीक है, वैसे अपन फॉन्ट ऑसम भी लग सकता है, लेकिन जब लगेगा तब इंस्टॉल करेंगे, राइट। सो ये बूटस्ट्रैप हो गया। उसके बाद मुझे बूटस्ट्रैप का नाउबर भी लगेगा और यार लॉगिन पेज भी लगेगा। सो पहले लॉगिन टेम्पलेट इन HTML से इसे सर्च किया मैंने। ये freeform.com है, यहाँ पे बहुत सारी लॉगिन की टेम्पलेट्स रहती है, कोई एक बेसिक के साथ अपन चालू करते हैं। लेट्स से इसी के साथ चालू करते हैं, ये पहली टेम्पलेट। ओके, सो इफ यू कैन सी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है, एडेड 2 पैकेजेस। अब बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होने के बाद बूटस्ट्रैप की एंट्री angular.json में ऐड करनी पड़ती है। angular.json में कहाँ पे ऐड करनी पड़ती है, ये स्टाइल और स्क्रिप्ट में। सो यहाँ पे स्टाइल में, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट, ये एंट्री यहाँ पे जाएगी। ठीक है, अब ये एंट्री मतलब नोड मॉड्यूल के अंदर बूटस्ट्रैप डिस्ट, और ये अगर ये मुझे देखना है तो ये सेम चीज मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ, नोड मॉड्यूल के अंदर बूटस्ट्रैप, देखो बूटस्ट्रैप, उसके अंदर डिस्ट डिस्ट और उसके अंदर CSS और फिर बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS। सो ये पर्टिकुलर फाइल मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है, वही रेफरेंस मैंने यहाँ पे डाला है। सो जैसे min डॉट CSS डाला है वैसे मुझे, ओके, JS की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फाइल फिलहाल मैं सिर्फ बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट CSS यूज कर रहा हूँ, राइट। सो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद angular.json में एंट्री करना है। उसके बाद मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ। अब ऐप फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ पेजेस नाम का। इस पेजेस नाम के फोल्डर में मुझे सिर्फ मेरे कंपोनेंट्स रखने हैं। ओपन इन न्यू टर्मिनल, अब मैं कंपोनेंट्स क्रिएट करता हूँ। ng जनरेट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट मुझे लगेगा वो लॉगिन रहेगा, सो लॉगिन कंपोनेंट, राइट। लॉगिन के बाद और एक मुझे एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगेगा, वो रहेगा लेआउट कंपोनेंट, जहाँ पे मेरा नाउबर रहेगा। क्योंकि ऐप कंपोनेंट लॉगिन जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे 2 कंपोनेंट क्रिएट करने पड़ते हैं, एक लॉगिन और एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लेआउट या होम, जहाँ पे आप नाउबर रखोगे। सो ng जनरेट कंपोनेंट लेआउट, राइट। ये 2 कंपोनेंट हो गए। पहले अपन लॉगिन का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अब लॉगिन के कंपोनेंट में जो अपन ने टेम्पलेट देखी है उसका पूरा HTML वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये बॉडी से मैं उठाता हूँ, बॉडी वहाँ पे रिमूव कर दूंगा मैं। कॉपी, HTML में जाना है, बॉडी को हटा देना है, यहाँ से भी बॉडी को हटा देना है। ठीक है, ये फॉर्मेट कर लेता हूँ। सो मेरा लॉगिन का पेज का HTML आ गया। उसके बाद मुझे CSS भी लगेगी, तो CSS बॉडी से उठाना है एंड तक। ये कॉपी किया लॉगिन के CSS में, ठीक है। उसके बाद अब अपने पास बॉडी तो है नहीं, तो इस बॉडी को पैरेंट करके एक पैरेंट करके एक क्लास बनाते हैं, और ये क्लास एक पैरेंट डिव लेके उसको अटैच करते हैं। सेक्शन के पहले एक डिव लूंगा और उसको ये क्लास असाइन कर दूंगा, और ये सारा कंटेंट पैरेंट के अंदर जाएगा, क्योंकि अपन ने बॉडी रिप्लेस किया और उसको बॉडी के लिए जगह एक पैरेंट क्लास बना दिया। ओके, सो अपना लॉगिन पेज का कोड कंप्लीट हो गया। उसके बाद राउटिंग। अब राउटिंग में मुझे 2 राउट क्रिएट करना है। पहला पाथ लॉगिन, उसका कंपोनेंट रहेगा लॉगिन कंपोनेंट,
राइट, ये मेरा एक पाथ हो गया। उसके बाद दूसरा पाथ रहेगा, वो पाथ फिलहाल हम एम्प्टी रखेंगे और कंपोनेंट रहेगा लेआउट। ओके, अब लेआउट के बाद मुझे और कुछ कंपोनेंट लगने वाले हैं, जैसे अपन ने ग्राफ फ्लो चार्ट में देखा था, ये सारे कंपोनेंट लगने वाले हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ डैशबोर्ड कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। पेजेस में राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, ng जनरेट कंपोनेंट डैशबोर्ड, एंटर। राइट, अब मेरे पास दो पेरेंट कंपोनेंट रहेंगे। जब तक मैं लॉगिन नहीं हूं तब तक मेरा ऐप कंपोनेंट मेरा पेरेंट कंपोनेंट रहेगा। तो ऐप कंपोनेंट में मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ राउटर आउटलेट। राइट, किसी भी एप्लीकेशन में जहां पे आपके पास लॉगिन फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड है तो आपके ऐप कंपोनेंट में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ राउटर आउटलेट रहेगा। ओके, सो जब तक आप लॉगिन नहीं हो तब तक आपका पेरेंट कंपोनेंट कौन सा रहेगा, ऐप कंपोनेंट। बट जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हो आपका पेरेंट कंपोनेंट बन जाएगा लेआउट। उसके बाद लॉगिन होने के बाद जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिखाना है वो सारे इस लेआउट कंपोनेंट के क्या रहेंगे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या रहेगा, अरे, और उसके अंदर फिर से ऑब्जेक्ट। सो पहला पाथ एम्प्टी, ये पाथ रहेगा डैशबोर्ड, और कंपोनेंट कौन सा ओपन करना है, तो डैशबोर्ड कंपोनेंट। राइट, सो ये स्ट्रक्चर देख लो, पहला लॉगिन, राइट, उसके बाद ये दूसरा राउट है, एम्प्टी राउट है, बट कंपोनेंट कौन सा है, लेआउट कंपोनेंट, जो अपना एज अ पेरेंट कंपोनेंट एक्ट करेगा। और उसके चिल्ड्रन में अंदर सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। फिलहाल अपन ने एक ही कंपोनेंट क्रिएट किया है। राइट, सो ये राउटिंग का पार्ट हो गया। अब जैसे अपन ने लॉगिन कंपोनेंट को रेडी कर लिया, वैसे अपने को लेआउट कंपोनेंट में नया बार डालना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप के साइड पे जाते हैं, बूटस्ट्रैप W3, बूटस्ट्रैप 5, नया बार लगेगा अपने को। सो नया बार सेंटर्ड वाला लेता हूँ मैं, स्ट्रक्चर उठा रहा हूँ मैं, नया बार कॉपी किया और वो जाएगा लेआउट के HTML में। और यहाँ पे ये बाकी जो कंटेंट आया वो रिमूव कर देता हूँ। राइट, नया बार SMBG लाइट, इसको डार्क कर देते हैं। लेट्स सेव एंड चेक। अब जब आप लॉगिन फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हो तो राउटर आउटलेट दो जगह होता है, पहले तो ऐप कंपोनेंट में, उसके बाद लेआउट कंपोनेंट में। सो यहाँ पे कंटेनर के अंदर फिर से राउटर आउटलेट, क्योंकि लॉगिन होने के बाद जो पेजेस दिखेंगे ना वो यहाँ पे दिखते हैं, बट लॉगिन होने के पहले जो लॉगिन पेज दिखाएंगे अपन वो यहाँ पे दिखेगा ऐप कंपोनेंट में, क्योंकि तब तक ये पेरेंट कंपोनेंट है। लेकिन जैसे ही लॉगिन हो जाएगा पेरेंट कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, लेआउट। तो लेआउट में भी फिर से अपने को राउटर आउटलेट लगेगा, क्योंकि जो राउट एक्टिवेट है उसका कंपोनेंट दिखाना है तो राउटर आउटलेट लगेगा ही। राइट, उसके बाद में href की जरूरत नहीं होती है। राइट, href की जगह अपने को लिखना पड़ता है राउटर लिंक। राउटर लिंक इज इक्वल टू, अपने पास एक ही कंपोनेंट है फिलहाल, डैशबोर्ड। सो वो मैं लिंक यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे होम करके नाम देता हूँ, फाइल सेव ऑल। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एम्प्टी पाथ क्रिएट करता हूँ डिफॉल्ट राउट के लिए, पाथ एम्प्टी रहेगा, बट कंपोनेंट कौन सा जाएगा, लॉगिन कंपोनेंट दिखेगा। सो अभी मैं सेव करता हूँ और एप्लीकेशन को रन करता हूँ। सो टू रन द एप्लीकेशन ng सर्व। अब मुझे स्पेसिफिकली पर्टिकुलर पोर्ट पे रन करना है, तो उसके लिए मुझे पोर्ट बताना है। सो पोर्ट 4204, क्योंकि मेरी API इसी पोर्ट के लिए रिस्पॉन्स देगी। सो मुझे ये पर्टिकुलर पोर्ट पे रन करना है। बाकी टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ। सो अभी मेरी एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पे रन होगी, 4204 पोर्ट पे। लॉगिन राउट्स अपने ऐसे रहेंगे। राइट, लेट मी क्लोज एवरीथिंग। अब मेरे लॉगिन पेज की कोडिंग, अब लॉगिन पेज में अपने पास लॉगिन के लिए कुछ API नहीं है, बट मुझे स्टिल एप्लीकेशन को लॉगिन फोर्स करना है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यूजर obj:any इक्वल टू करली ब्रैकेट, यूजर नेम empty, पासवर्ड empty। राइट, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे ng मॉडल से यहाँ पे बाइंड करना है। बट
बिफोर यूजिंग एनजी मॉडल अपने को ऐप मॉड्यूल में फॉर्म्स मॉड्यूल डालना है इंपोर्ट सेक्शन में। सो यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल डालना है। ये हर बार पहली बार ही करना है। जब भी अगर आपको एनजी मॉडल यूज करना है तो फॉर्म्स मॉड्यूल होना जरूरी है, उसके सिवा आप एनजी मॉडल यूज नहीं कर सकते हो, राइट। सो अब मैंने फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट किया है, तो मेरे लॉगिन पेज में टेक्स्ट बॉक्स में मुझे बाइंड करना है। सो ये मेरा यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, एनजी मॉडल इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट उसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, यूजर नेम। सो इट विल गो हियर, कॉपी पेस्ट ऑन द पासवर्ड ऑल्सो, और ये पासवर्ड। ओके, सो लेट्स सेव एंड चेक, एंड लॉगिन पेज आता है कि नहीं वो चेक करते हैं। लेट्स क्लोज एवरीथिंग, localhost 4204। सो बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज आना चाहिए अगर CSS और ये सब प्रॉपर है तो, राइट। देखो बाय डिफॉल्ट URL में कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट अपना लॉगिन पेज आ गया। अब लॉगिन के बटन पे क्लिक पे मुझे कोड लिखना है, राइट। सो साइन अप की ज़रूरत नहीं अपने को, इनपुट टाइप सबमिट की जगह मैं बटन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इवेंट लिखना है। सो राउंड ब्रैकेट में क्लिक ऑन लॉगिन नाम का फंक्शन, राइट। ये फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या चेक करना है, मुझे सिंपली चेक करना है, हार्ड कोडेड चेक कर रहा हूँ मैं। सो दिस डॉट यूजर ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम, अगर यूजर नेम उसने एडमिन डाला है, एंड दिस डॉट यूजर ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू उसने 112233 डाला है, तो ही मुझे लॉगिन करने देना है, अदरवाइज एल्स में मैं एरर दिखा दूंगा। सो अलर्ट, बूटस्ट्रैप का अलर्ट में यूज करूंगा, यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, सिंपली एक अलर्ट दिखा रहा है अपन। सो यहाँ पे मैं चेक चेक क्या कर रहा हूँ कि यूजर नेम अगर एडमिन है और पासवर्ड 112233 है, तो मुझे रीडायरेक्ट करना है डैशबोर्ड पे। अब मुझे .ts से रीडायरेक्ट करना है। HTML से अगर रीडायरेक्ट करना है तो अपन एंकर टैग में राउटर लिंक लिखते हैं, बट अगर मुझे .ts से रीडायरेक्ट करना है तो मुझे राउटर की सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी लिखता है ना उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। राउटर, राउटर ये लगेगा। ओके, राइट। इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी अपन किसी सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब इस क्लास के लिए जो भी ऑब्जेक्ट लगने वाले हैं वो अपन यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब सिर्फ सर्विसेज के ऑब्जेक्ट, बिकॉज राउटर है, ये राउटर ये नथिंग बट क्या है, सर्विस है। ओके, सो दिस डॉट राउटर, अब मुझे नेविगेट करना है डैशबोर्ड पे। अगर लॉगिन यूजर ने सिर्फ एडमिन और 112233 डाला तो मुझे नेविगेट करना है। सो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय URL, ये मेथड यूज करना है और उसको मुझे मेरा राउट डालना है। कौन से राउट पे नेविगेट करना है, तो डैशबोर्ड पे। सो ये जाएगा यहाँ पे, ये मेरा लॉगिन का कोड हो गया। लेट्स सेव एंड चेक नाउ, डिबग भी करके चेक करता है। सोर्सेस में जाना है, फिर मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर कंपोनेंट ओपन करना है, तो Ctrl+P क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लॉगिन का कंपोनेंट, एंटर। यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ लाइन नंबर 20 पे। अब मैं पहले रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, मैं पासवर्ड कुछ भी डाल रहा हूँ, लॉगिन क्लिक किया। अब यूजर नेम तो एडमिन आया, बट पासवर्ड देखो गलत है, तो वो कहाँ पे जाएगा, एल्स में जाएगा, और एल्स में अलर्ट दिखेगा। अब करेक्ट पासवर्ड डालते हैं 112233, एंटर। अब यूजर नेम क्या है, एडमिन, और पासवर्ड भी क्या है, 112233। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो वो इफ के अंदर जाएगा और नेविगेट कहाँ पे करेगा, डैशबोर्ड पे। कंटिन्यू। सो ये देखो डैशबोर्ड पे आया। ओके, लिंक्स क्यों नहीं दिख रही है, चेक, डार्क लगाने की वजह से क्या, ठीक है, चेक करते हैं कलर का वो। सो अपना लॉगिन पेज सक्सेस हो गया। सो लेट्स क्लोज दिस, लेआउट में चेक करते हैं क्या था। ओके, लाइट था।
लेट्स सेव एंड चेक इट। अभी लिंक्स दिखनी चाहिए। ओके, सो लिंक्स आर विजिबल नाउ। लॉगिन हो गया, बट जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे लॉग आउट की भी बटन चाहिए, राइट? सो लॉग आउट की बटन एंडिंग में इम्प्लीमेंट करेगी, बिकॉज वी एपीआई कॉल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, जस्ट एक इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन ने लॉगिन किया है। बट यहाँ पे आप लॉग आउट बटन देके उस लॉग आउट पे फिर से लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर सकते हो, राइट? अब मुझे बाकी के कंपोनेंट लगेंगे वो क्रिएट करना है, जैसे एम्प्लॉई। सो वो सारे कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, वो भी जाएंगे पेजेस के अंदर ही। ng जनरेट कंपोनेंट, पहला एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय के सारे CRUD ऑपरेशन करेंगे अपन। उसके बाद अटेंडेंस, उसके बाद एडवांस, लीव्स और सैलरी। अप एरो की से अपने आप आ जाता है वो, लीव्स और सैलरी, राइट? सो मेरे सारे कंपोनेंट क्रिएट हो चुके हैं, अभी मुझे उसके राउट क्रिएट करना है। बट राउट कहाँ पे क्रिएट करेंगे? ये चिल्ड्रन के अंदर। ओके, सो ये कॉपी पेस्ट, पहला एम्प्लॉय कंपोनेंट रहेगा एम्प्लॉय। लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट, एम्प्लॉय हो गया। उसके बाद अटेंडेंस, उसके बाद एडवांस, एडवांस कंपोनेंट, लीव्स, यहाँ पे जाएगा लीव्स कंपोनेंट, और एक लगेगा सैलरी के लिए, तो सैलरी, सैलरी कंपोनेंट, राइट? सो मेरे सारे राउट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब इन राउट को मुझे लिंक्स में ऐड भी करना है। राउटर लिंक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जितना कॉपी पेस्ट कर सकते हो उतना कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि एंगुलर ये बेसिक चीज है। यहाँ पे हाथ से लिखने बैठने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट? जो चीजें हाथ से लिखनी है, कोडिंग, वही हाथ से लिखो, क्योंकि उतना टाइम आपको कोडिंग में लगेगा। फिर अटेंडेंस, एडवांस, जब आप सीख रहे हो तब कॉपी पेस्ट आना जरूरी है, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। फिर क्योंकि अगर ये HTML इतना हाथ से बनाते बैठेंगे तो उसी में ज़्यादा टाइम चला जाएगा। फिर जो सीखने वाली चीज़ है या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है उसमें टाइम फिर कम मिलता है। सो जित और कॉपी पेस्ट करोगे तो स्पीड बढ़ती है। लेट से एक दिन में, जैसे अभी मैं 1 घंटे में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ, राइट? अगर मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ तो वो पूरा दिन भी लग जाएगा एक ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, राइट? सो लेट्स सेव एंड चेक नाउ। ठीक है, अभी होम पे हूँ, एम्प्लॉय, देखो पेज चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो URL के साथ मेरा पेज भी चेंज हो रहा है। अब सबसे पहले अपने को टारगेट करना है एम्प्लॉय, राइट? सो एम्प्लॉय पेज पे मुझे कोडिंग कैसी करनी है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो सबसे पहले अपने को गेट ऑल एम्प्लॉयज की API कॉल करनी है। अब दिखाना क्या क्या है, टेबल में डेटा दिखाएंगे, उसके बाद ऐड ऐड और एडिट के लिए एक फॉर्म और डिलीट की फंक्शनैलिटी, राइट? सो एम्प्लॉय कंपोनेंट में पहले कोडिंग करूंगा। बेसिक HTML पहले बना लेते हैं। अब HTML बनाते समय में कार्ड का यूज करूंगा। सो रो कॉल, लेट्स से 12, उसके अंदर कार्ड, कार्ड हेडर डॉट कार्ड BG प्राइमरी। ओके, उसके बाद मुझे कार्ड बॉडी लगेगी। सो कार्ड हाइफन
बॉडी, एंटर, राइट। सो और हेडर के अंदर मुझे फिर से रो कॉलम लगेगा क्योंकि मुझे डिटेल्स, टाइटल और बटन भी लगेगी। सो कॉल 6 और फिर से कॉल 6 और यहाँ पे टेक्स्ट राइट। जब भी आप HTML बनाते हो तो आपके दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए कि मैं ऐसा ऐसा कोड लिख रहा हूँ तो कैसी UI कैसा बनेगा, राइट। सो एम्प्लॉय पोर्टल, यहाँ पे टेक्स्ट वाइट क्लास लगाना है मुझे क्योंकि ब्लू पे वाइट कलर दिखना चाहिए। और यहाँ पे मुझे बटन क्लास, या फिर बटन नहीं रखते फिलहाल, एक पेज में, हर एक पेज में अलग अलग फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं ताकि बहुत सारे सिनेरियो कवर हो जाए, राइट। सो ये इसको कॉल 8 रखते हैं। कॉल 8 हो गया, उसके बाद कॉल 4 बचेगा। उस कॉल 4 में अपन अपना फॉर्म रखेंगे, इसमें रहेगा न्यू एम्प्लॉय, राइट। सो लेट्स सेव एंड चेक इफ स्ट्रक्चर प्रॉपर दिखता है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं पहले। एम्प्लॉय, ठीक है। सो यू कैन सी ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे अपन टेबल दिखाएंगे और यहाँ पे अपना फॉर्म रहेगा। अब पहले टेबल, पहले HTML बना लेता हूँ मैं। टेबल, टेबल को क्लास लगेगा मेरे। सो टेबल, टेबल बॉर्डर्ड, राइट। टेबल के अंदर मुझे पहले टी हेड लगेगा। सो ऑलवेज एक हैबिट डालो कि जब भी अपन टेबल बनाते तो टी हेड टी बॉडी इंसर्ट ही करो क्योंकि उससे यूनिफॉर्मिटी मेंशन रहती है, ओके। सो TH पहला सीरियल नंबर, लेट्स सी डेटा कितना आता है एम्प्लॉय की API में। गेट ऑल एम्प्लॉय, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। अब डेटा बहुत सारा आ रहा है, राइट। अब इतने सारा, ये सारा डेटा दिखाने का कोई मीनिंग नहीं है। लिमिटेड टेबल में भले ही API से अपने को इतना सारा डेटा आ रहा है बट इतना सारा डेटा दिखाने की जरूरत नहीं है। सो लिमिटेड डेटा भी दिखा सकते हैं जैसे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, छोटी छोटी चीजें, ओके। सो पहले सीरियल नंबर हो गया, TH, नेम दिखाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, और क्या दिखा सकते हैं। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। या फिर सिटी दिखा देते हैं कि वो पर्टिकुलर कौन से सिटी से है। TH सिटी, राइट। सो जब भी आप मशीन टेस्ट को जाते हो या इंटरव्यू के जाते हो तो ये नॉर्मली कोई कोई पूछ सकता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में कि API से मुझे अगर इतना डेटा मिलता है, राइट, ऑब्जेक्ट में इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो तो कि ये जरूरी है क्या कि सारे फील्ड दिखाना है? नहीं। टेबल में अगर सारी फील्ड दिखा देते हैं तो एडिट का क्या यूज ना, या फिर व्यू का क्या यूज। सो टेबल में हमेशा लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिखाना चाहिए। उसके बाद जब मैं उस रिकॉर्ड को, मेरे को पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ओपन करना है तब जाके अपन पूरी इंफॉर्मेशन दिखाएं, बट टेबल में लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही दिखाना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया। अब मेरा डेटा रेडी हो गया टेबल, लेट्स सी, ठीक है। टेबल प्रॉपरली आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, पेज के लोड पे मुझे ये API कॉल करना है। अब ये API कॉल मैं कहाँ पे कर सकता हूँ? डायरेक्टली कंपोनेंट में भी कर सकता हूँ, बट कंपोनेंट में ना करते हुए मैं सर्विस क्रिएट करूंगा। सो अपना गोल है कि जितने ज़्यादा टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट में, वो ट्राई करेंगे। सो अभी सर्विस क्रिएट करेंगे, ng जनरेट सर्विस, ng जनरेट सर्विस, और एक ही सर्विस क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय, क्योंकि अपने 4-5 ही कंपोनेंट है तो एक ही सर्विस में सारे फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। सो मेरी एम्प्लॉय सर्विस क्रिएट हो गई है। अब उस सर्विस के अंदर जब भी मुझे API कॉल करना है, सो सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है, ऐप मॉड्यूल में जाना है और मेरे इंपोर्ट में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ऐड करना है। सो HTTP, अब ये सजेस्ट नहीं कर रहा है तो लेट्स ऐड इट मैन्युअली फर्स्ट। कहाँ से लेना है अपने को? एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP। इंपोर्ट क्या रहेगा? HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और ये जाएगा यहाँ पे इंपोर्ट्स में, ठीक है। सो जब भी अपने को API कॉल करना है सबसे पहले ऐप मॉड्यूल में अपने को HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंसर्ट करना है, ये हो गया। उसके बाद सर्विस में अपने को HTTP क्लाइंट के सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो प्राइवेट
http client। अगेन ये क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिर्फ कंपोनेंट में है ऐसा नहीं, जहां पे भी कंस्ट्रक्टर है और वो कंस्ट्रक्टर में अपन किसी सर्विस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो दैट इज नथिंग बट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डजंट मैटर वो आप पाइप में कर रहे हो, डायरेक्टिव में कर रहे हो, कंपोनेंट में कर रहे हो या फिर सर्विस में। ओके, नाउ अब ये तो मैंने कर दिया। अब हर जगह में एक तो ठीक है, पहले नॉर्मल फंक्शन लिखा के दिखाता हूं मैं। गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। गेट ऑल एम्प्लॉय मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ पे क्या लिखना है, रिटर्न लिखना है दिस डॉट http डॉट गेट, ठीक है। गेट में क्या पास करना है मुझे, यूआरएल। गेट को हमेशा एक ही पैरामीटर होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, राइट, एक्सपेक्टेड 1 और 2, सिर्फ यूआरएल एक ही पैरामीटर मैंडेटरी है। दूसरा देखो हेडर से, लेकिन वो ऑप्शनल है, क्वेश्चन मार्क मतलब ऑप्शनल। सो सिंगल कोट के अंदर मैंने यूआरएल भेजा और सेमीकोलन। सो ये मेरा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, ये मेरा फंक्शन सिर्फ एपीआई कॉल करेगा और जो भी डेटा आया वो रिटर्न करेगा। ओके, अब जो डेटा रिटर्न करने वाला है वो किस टाइप का है, ये देखो अगर मैं गेट को होवर करता हूँ तो डेटा कौन सा रिटर्न करने वाला है, ऑब्जर्वेबल का। तो ये फंक्शन को अपन रिटर्न टाइप देते हैं ऑब्जर्वेबल। ये मैंडेटरी नहीं है बट दोगे तो वो कोडिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर लगता है। अब ये भी डेटा कौन सा रिटर्न करने वाला है, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करने वाला, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एनी लिखता हूँ। ओके, सो ये मेरा सर्विस बन गया और सर्विस में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। अब मेरे कंपोनेंट में, दैट इज एम्प्लॉय कंपोनेंट के डॉट टीएस में, अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय सर्विस का ये फंक्शन कॉल करना है। मुझे एपीआई कॉल करना है लेकिन एपीआई कॉल का फंक्शन मेरा बना हुआ है। सो मुझे ये एम्प्लॉय सर्विस का ये फंक्शन कॉल करना है, तो पहले मुझे एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय कंपोनेंट में। सो फिर से कंस्ट्रक्टर राउंड ब्रैकेट प्राइवेट ईएमपी एसआरवी, मेरा ऑब्जेक्ट किसका रहेगा, एम्प्लॉय सर्विस का, कर्ली ब्रैकेट, राइट। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लोड ऑल एम्प्लॉय, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब ये फंक्शन में मुझे क्या करना है, दिस डॉट ईएमपी सर्विस, दिस डॉट ईएमपी सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सर्विस में का ये फंक्शन कॉल किया। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जर्वेबल का डेटा। तो जब भी कोई फंक्शन ऑब्जर्वेबल का डेटा रिटर्न कर रहा है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉट सब्सक्राइब राउंड ब्रैकेट res कोलन एनी एरो ऑपरेटर एंटर, राइट। सो ये मैंने एपीआई कॉल का फंक्शन लिखा। अब जो भी डेटा आएगा वो मुझे स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे अरे टाइप का वेरिएबल लगेगा। सो एम्प्लॉय अरे कोलन एनी, इट इज गोइंग टू बी अरे, सो स्क्वायर ब्रैकेट। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे इस वेरिएबल में होल्ड करना है, इज इक्वल टू। अब मैं अगर स्वैगर पे देखता हूँ तो देखो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा में मेरा एक्चुअल अरे है। सो वो कैसे होल्ड करना है, res डॉट डेटा, ऐसे होल्ड करना है, राइट। अब मैंने सर्विस बनाया, सर्विस के अंदर फंक्शन बनाया और वो फंक्शन मैंने मेरे कंपोनेंट में कॉल भी कर दिया। बट ये फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो कॉल नहीं होगा। तो मैं लाइफ साइकिल इवेंट हुक्स इंप्लीमेंट करता हूँ, वो क्या रहेगा, ऑन इन इट। कंस्ट्रक्टर सिर्फ इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करना है, बट एपीआई कॉल कहाँ से ट्रिगर करना है, तो एनजी ऑन इन इट से। ये मेरा लाइफ साइकिल इवेंट है। यहाँ पे मैं दिस डॉट लोड ऑल एम्प्लॉय ये फंक्शन कॉल करूंगा। ओके, सो मैं यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ। जब भी आप पहली बार कोडिंग करते हो या फिर पहली बार कोई भी पेज पे काम करते हो तो हर जगह डिबगर लगाओ, ताकि आपको पता चले। देखो हर जगह मैंने डिबगर लगाया, यहाँ पे भी डिबगर लगाता हूँ मैं, फाइल सेव ऑल। सो ताकि आपको साइकिल पता चले कि कहाँ कहाँ से मेरा फ्लो जा रहा है। इंस्पेक्ट सोर्सेस, रिलोड करता हूँ मैं पेज। अब सबसे पहले मेरा एपीआई डिबगर देखो कहाँ पे आया, एनजी ऑन इट पे। एनजी ऑन इट के बाद मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो अभी जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू देखो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी। कुछ लोग सिर्फ ऊपर का ही यूज करते हैं, यहाँ पे माउस होने के बाद भी ऊपर लेके जाता है, दोनों जगह सेम ही चीज है। कंटिन्यू किया, फंक्शन पे गया। अब ये फंक्शन में मैंने क्या किया, एम्प्लॉय सर्विस का ये फंक्शन कॉल किया। तो जैसे मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, देखो यहाँ पे आया, यहाँ से मैंने एपीआई कॉल किया है। ओके, अभी कंटिन्यू करता हूँ, देखो जैसे ही मेरा रिस्पॉन्स आ गया मैं सब्सक्राइब के अंदर आया डिबगर,
और रिजल्ट में मेरा पास क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट में का क्या चाहिए, मुझे सिर्फ डेटा चाहिए। सो रिजल्ट डॉट डेटा। अभी एम्प्लॉय अरे लेंथ 0 है, बट जैसे ही अगर मैं एक F10 करता हूँ तो ये जो डेटा आया ना वो मेरा एम्प्लॉय अरे में आ गया। राइट, अभी एम्प्लॉय अरे में मेरे पास पूरा डेटा है, 9 रिकॉर्ड्स है, वो मुझे टेबल में दिखाना है। अब मैं यूज करूंगा डायरेक्टिव का। डायरेक्टिव कौन सा यूज करेंगे, ng फॉर। सो मुझे टी बॉडी लेना है, उसके अंदर टी आर, फॉर लूप लगाना है। मुझे रिपीट क्या करना है, टी आर। सो मुझे फॉर लूप कहाँ पे लगाना है, टी आर पे। लेट आइटम ऑफ मेरे अरे का नाम, मेरा अरे का नाम क्या है, एम्प्लॉय अरे। राइट, अब ऊपर कितने टीएच है, 1 2 3 4 5 6, उतने मेरे को नीचे टीडी लगेंगे। सो पहला टीडी। अब मुझे पहला टीडी क्या लगेगा, सीरियल नंबर। सो मुझे सीरियल नंबर अगर चाहिए तो फॉर लूप से ही मिलता है। लेट एस आर इक्वल टू क्या स्टोर करना है, इंडेक्स स्टोर करना है। बट नॉर्मली इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, इसलिए मुझे एस आर प्लस 1 करना है ताकि 1 से स्टार्ट हो जाए। फिर से टीडी इंटरपोलेशन। अब यहाँ पे देखो कॉपी पेस्ट कैसे टाइम बचाता है, आइटम डॉट, ये कॉमन रहने वाला है तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले, नहीं तो हर बार हाथ से लिखना पड़ेगा। राइट, उसके बाद यहाँ से फील्ड देख लो क्या क्या फील्ड है। ईएमपी नेम, हमेशा ये चीजें कॉपी पेस्ट ही किया करो, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो भी फिर डेटा कुछ दिखता भी नहीं है और एरर भी नहीं आता है, तो इसलिए हमेशा कॉपी पेस्ट करो। अल्टरनेट नंबर, उसके बाद ईमेल और सिटी। लेट्स फाइल और सेव ऑल। सो लेट्स सी, अभी टेबल में डेटा दिखना चाहिए। ओके, सो यू कैन सी टेबल में दिख रहा है, जो भी एपीआई से डेटा आया वो टेबल में दिख रहा है। अब जैसे अल्टरनेट सिटी में अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर इस रिकॉर्ड्स में नहीं था और इस रिकॉर्ड में सिटी नहीं था तो वो एम्प्टी आ गया, दैट्स ओके। बट जो भी डेटा था वो अपन ने दिखा दिया। राइट, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एडिट और डिलीट की बटन, सॉरी, एडिट और डिलीट की बाद में करेंगे, पहले ये जो बाजू का पैनल है इसमें अपने को फॉर्म डिजाइन करना है। सो फॉर्म डिजाइन करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चेक करना है, क्रिएट एम्प्लॉय। देखो मुझे ये ऑब्जेक्ट लगेगा। राइट, सो मैं क्या करूंगा, ये सारी एज इट इज फील्ड कॉपी करूंगा। कैपिटल क्यों आया है ये, ठीक है, ये स्मॉल में चाहिए वैसे तो मैं स्मॉल में कर लूंगा, क्योंकि फ्रंट एंड से जो मुझे मिल रहा है ना डेटा, जो गेट से डेटा मिल रहा है वो स्मॉल केस में मिल रहा है, दिख रहे हो। ओके, सो बट ये स्वैगर में कैपिटल दिख रहा है तो मुझे जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो स्मॉल में ही बनाऊंगा। सो एम्प्लॉय ओबीजे कोलन एनी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और ये प्रॉपर्टीज कॉपी पेस्ट की। अभी मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब ये एज इट इज ऑब्जेक्ट बन रहा हूँ, बट नेक्स्ट कंपोनेंट में अपन इसकी जगह क्लास बनाएंगे। ओके, इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। अभी देखो ये ई 3 बार है तो मैं एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ, माउस के आपका जो स्क्रॉलर है ना उसको सिलेक्ट करो, एट अ टाइम चेंज हो गया। ये 2 बार ए है, इसको भी कर लिया, पी सी, यस, बी आई, अकाउंट, बैंक, और ये सैलरी। ठीक है, सो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जो भी एम्प्लॉय मतलब पोस्ट यूपीआई को जो ऑब्जेक्ट लगेगा एज इट इज प्रॉपर्टी, सिर्फ कैपिटल स्मॉल चलेगा लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगी। ओके, सो वो ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद अपने को फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म कहाँ पे बनाना है, ये बाजू का जो कार्ड है वहां पे। सो मैं यहाँ पे पहले फॉर्म टैग ओपन करता हूँ, फॉर्म टैग के अंदर मैं मेरा फॉर्म डिजाइन करता हूँ। और फॉर्म डिजाइन इजीएस्ट वे सिंपल क्या है, रो लो, उसके अंदर कॉल, लेट से अपन एक एक के बाजू में एक अगर लेते हो, कॉल 6। राइट, पहले लेबल लेना है, लेबल में नेम, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इनपुट क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और नेम प्रॉपर्टी भी लगेगी। राइट, और एनजी मॉडल भी लगेगा। सो स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एनजी मॉडल इक्वल टू डबल कोट्स। अभी अपना ऑब्जेक्ट कौन सा बाइंड करने वाले हैं अपन,
दैट इज एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट। अभी अगर देखो तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हर कॉलम में लगने वाला है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। फिर सिर्फ नाम चेंज करते जाना है, ताकि ये स्ट्रक्चर फिर उतना स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, एम्प्लॉय नेम बाइंड करना है यहाँ पे, ताकि आपकी कोडिंग की स्पीड बढ़ जाए। जो रिपीटेड कोड है वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, उसके बाद कॉपी, फिर ये एक बार कॉपी पेस्ट ही करना है। एचटीएमएल तो बार बार बनाते बैठना नहीं है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ये यहाँ पे गया, ईमेल, एड्रेस लाइन। अब एड्रेस लाइन के लिए मुझे टेक्स्ट एरिया लगेगा, राइट। सो यहाँ पे इसकी जगह टेक्स्ट एरिया लेता हूँ। प्योर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एनजी मॉडल इज इक्वल टू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी, और ये सेम प्रॉपर्टी नेम को भी जाएगी। क्योंकि अपना नेम क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि अपना फॉर्म क्या है, फॉर्म टैब के अंदर है। सो जब भी मैं एनजी मॉडल यूज करता हूँ तो मुझे नेम प्रॉपर्टी देना ऑप्शनल मैंडेटरी है। कब, अगर मेरा फॉर्म फॉर्म टैब के अंदर है तो। एड्रेस लाइन 1, उसके बाद एज इट इज कॉपी पेस्ट एड्रेस लाइन 2, मतलब एड्रेस डालने के लिए मुझे बड़ा वाला टेक्स्ट एरिया चाहिए। उसके बाद पिन कोड, सिटी, सिटी, स्टेट, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच और सैलरी, दो चीज़ें बाकी है। और ये सैलरी, ठीक है। अब सेव करते हैं और चेक करते हैं फॉर्म प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। क्या मिसिंग है, फॉर्म कंट्रोल मिसिंग है, टेक्स्ट एरिया को। ठीक है, मेरा फॉर्म अभी प्रॉपर दिख रहा है। ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइजेशन के टाइम पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखा है। सो अब देखो, यहाँ पे भी अपन कॉपी पेस्ट से समय बचा सकते हैं। इसको कॉपी करना है, कंट्रोल एफ करना है, और इसको रिप्लेस कैसे करना है, सिंगल कोट से। दैट्स इट। देखो एट अ टाइम हो गया। सो जितना कॉपी पेस्ट सीख सकते हो उतना कॉपी पेस्ट सीखो। सर्चिंग ये रिप्लेस वाला सीख लो, उतना टाइम बचेगा। ओके। उसके बाद अभी कॉन्टैक्ट नंबर, लेबल्स चेंज करना है। सिर्फ अपना एम्प्लॉय का फॉर्म ही बड़ा है, उसके बाद सारे फॉर्म छोटे छोटे हैं। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट, ईमेल, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, बैंक नेम, स्टेट डबल हो गया, आईएफएससी, अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच और सैलरी। ठीक है। सो देखो, अभी मेरा फॉर्म प्रॉपरली बन गया। यहाँ पे प्लेस होल्डर डाला नहीं है क्योंकि मुझे जल्दी कंप्लीट करना था। उसके बाद ये रो खत्म होने के बाद फिर से रो लूंगा, उसके अंदर कॉल 6, इसके अंदर बटन सेव और कैंसिल की बटन। कैंसिल की जगह में रिसेट रखूंगा। सो बटन का क्लास सक्सेस BTN SM, ये रहेगा मेरा रिसेट का, और मेरा एक सेव की बटन लगेगी, सेव एम्प्लॉई, और इसको क्लास देते हैं
सेकेंडरी टेक्स्ट सेंटर क्लास लगाना है ताकि बटन सेंटर में रहे। लेट्स सेव एंड चेक इट। ठीक है, सो मेरी सेव और कैंसिल की बटन जस्ट थोड़ी सी पैडिंग दे देते ताकि प्रॉपर दिखे। PT3। अब मैं वैलिडेशन नहीं कवर करूंगा क्योंकि बहुत टाइम जाएगा फिर वैलिडेशन में। अब मुझे सेव के क्लिक पे क्रिएट एम्प्लॉय वाली एपीआई हिट करनी है, राइट। सो अब उसके लिए फिर से मेरे सर्विस में और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन, राइट। उसके बाद फिर से रिटर्न वाला लाइन दिस डॉट HTTP। अब मुझे क्या करना है, पोस्ट एपीआई हिट करना है। गेट एपीआई को हमेशा एक ही पैरामीटर लगता है लेकिन पोस्ट को दो, यूआरएल और ऑब्जेक्ट। सो ये यूआरएल मेरी इतनी एज इट इज रहेगी टीम सिंक तक। उसके बाद क्रिएट एम्प्लॉय, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट, ये जाएगा यहाँ। उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट लगेगा, बट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है मेरा, कंपोनेंट डॉट टीएस में। सो मुझे यहाँ पे पैरामीटर ऐड करना है और वो ऑब्जेक्ट मैं वहां से भेजूंगा जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तब। सो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पैरामीटर और ये ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ पे एज अ सेकंड पैरामीटर। अब ये भी फिलहाल ऑब्जर्वेबल ही रिटर्न करने वाला है। सो ये जो कोड है कोलन ऑब्जर्वेबल, ये यहाँ पे भी डालेंगे। ओके, ये ऑप्शनल है बट रहेगा तो आपका कोड प्रॉपर रहेगा। जब भी आप मशीन टेस्ट को जाते हो तो ये ऐसा कोड दिखेगा तो इंटरव्यूअर भी इंप्रेस होता है कि नहीं सारी चीजें कवर की है, राइट। सो ये मेरा एपीआई कॉल का फंक्शन हो गया। उस फंक्शन को एक पैरामीटर चाहिए। अब HTML में मेरी बटन है सेव की, इस बटन पे मुझे वो फंक्शन कॉल करना है। सो क्लिक ऑन सेव। अब ये फंक्शन बना लेते हैं। अब ये फंक्शन पे मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय सर्विस में का क्रिएट वाला फंक्शन कॉल करना है, राइट। सो देखो जैसे मैंने क्रिएट एम्प्लॉय लिखा तो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट, राइट। सो मुझे ऑब्जेक्ट सेंड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कौन सा, दिस डॉट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जो मैंने फॉर्म के साथ बाइंड किया है। फिर से मेरा सब्सक्राइब वाला, सो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये नहीं लगेगा यहाँ पे। और जैसे ही मेरा क्रिएट हो जाता है एम्प्लॉय, उसके बाद मुझे लोड ऑल एम्प्लॉयज की एपीआई कॉल करनी है, मतलब लेटेस्ट जो एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है वो भी दिखाना है ना। सो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब जब मैं मुझे रिस्पॉन्स आता है ना तो रिस्पॉन्स भी मुझे इफ एल्स कर सकते हैं। रिजल्ट डॉट रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स, रिजल्ट डॉट रिजल्ट। अगर रिजल्ट ट्रू आया है एपीआई से तो ही मुझे एपीआई कॉल करना है। और मैसेज भी देखा है ना, मैसेज भी उधर से ही आता है। सो अलर्ट रिजल्ट डॉट मैसेज यूज करते हैं, मतलब एपीआई कॉल से जो मैसेज आएगा वही दिखा रहा हूँ मैं। फिर ये सेम अलर्ट वाला एल्स में भी जाएगा। एल्स में अपन एपीआई कॉल नहीं करेंगे। एल्स कब, ये एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, अगर एपीआई में कुछ एरर आया तो ही, डेटा सक्सेसफुल इंसर्ट नहीं हुआ तो ही। सेव ऑल। ठीक है, अभी यहाँ पे भी मैं डिबगर लगाता हूँ। फिर से वही चीज, जब भी अपन कुछ पहली बार लिखते हैं तो हमेशा डिबगर लगाया करो। सेव ऑल। अभी फिलहाल टोटल 10 रिकॉर्ड है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू ऐड वन मोर रिकॉर्ड। ईमेल, एड्रेस लाइन, पिन कोड, सिटी महाराष्ट्र, बैंक नेम, सैलरी लेट्स से 20,000। ओके, अब नेटवर्क टैब ओपन करके चेक करते हैं। ठीक है, अब जब मैं सेव बटन क्लिक करूंगा तो सबसे पहला मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑन सेव वाला कंपोनेंट में। ठीक है, आया। अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में देखता हूँ तो पूरा डेटा प्रॉपरली फिल हो गया। एम्प्लॉय आईडी बाय डिफॉल्ट 0 है क्योंकि अपन ने ऑब्जेक्ट में ही वैसा रखा था, राइट। बाकी पूरा ऑब्जेक्ट जो फॉर्म में डेटा डाला है वो मेरे ऑब्जेक्ट में आ चुका है। अब मैं एपीआई कॉल करूंगा, जैसे मैंने ये एपीआई कॉल का ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, डेटा भी सेंड कर रहा हूँ। सो देखो यहाँ से कंटिन्यू किया तो यहाँ पे आपको वो पूरा डेटा मिल गया। यही डेटा अपन एपीआई कॉल के साथ भेज रहे हैं। नेटवर्क कॉल में चेक करते हैं, कंटिन्यू।
ठीक है, ये देखो मैसेज भी आ गया, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, और रिजल्ट क्या आया, ट्रू। रिजल्ट देखो ट्रू आया तो वो इफ के अंदर जाएगा, लोड ऑल एम्प्लॉयज की भी एपीआई कॉल करेंगे और अलर्ट भी दिखा देगा। देखो नया वाला रिकॉर्ड आ भी गया मेरे पास। तो ये क्या हो गया मेरा, मैंने टेबल में डेटा दिखाया और नया रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर दिया। बट अभी देखो जैसे मैंने सेव किया, मेरा एपीआई कॉल भी सक्सेस हो गया, बट उसके बाद भी मेरा डेटा दिख रहा है। सो ये डेटा रिमूव करने के लिए ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था ना, ये अपन एक अलग फंक्शन में डालते हैं, उसको बोलते हैं रिसेट ऑब्जेक्ट, और दिस डॉट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये डाला मैंने। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को सिर्फ इनिशियलाइज कर रहा है। तो ये फंक्शन को जब भी मुझे फॉर्म इनिशियलाइज करना है, एम्प्टी करना है, तो मुझे सिर्फ ये फंक्शन कॉल कर देना है। दैट्स इट। ओके, अब ये अननेसेसरी हो गया फिर ऊपर, राइट। सो इसको भी अपन, इसको सिर्फ एनी रखते और उसको इनिशियलाइज करते कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये फंक्शन को कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करते ताकि कोड रिपीट ना हो। सेव ऑल, लेट्स चेक कि सेम वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं, कि कोई एरर आ रहा है। ठीक है, कंसोल में कुछ एरर नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉपरली। अब मैंने टेबल में डेटा दिखा दिया, नया डेटा इंसर्ट भी कर दिया, अब मुझे एडिट करना है। सो एडिट के लिए मुझे टेबल में एडिट की बटन लगेगी। अब टेबल में, राइट, मुझे एडिट की बटन चाहिए, तो ऊपर मैं एक पहले टी एच ऐड करूंगा, एक्शन नाम दे दूंगा उसे, फिर नीचे टी डी ऐड करूंगा, इसके अंदर बटन ऐड करना है मुझे, क्लास बी टी एन सक्सेस बी टी एन एस एम, एडिट, लेट्स सेव एंड चेक। एडिट की बटन हर रो पे आ रही है। अब जिस रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा उसका डेटा बुलाना है मुझे, और वो डेटा फॉर्म में शो करना है। सो मेरे पास एक एपीआई है, जिसको मैं अगर मैं एम्प्लॉय आईडी सेंड करता हूँ तो मुझे डेटा मिलता है। लेट मी ट्राई इट आउट। लेट से 3 एम्प्लॉय भेजा, एग्जीक्यूट किया, एंट्री 3 का एंट्री नहीं है, 4 का चेक करते हैं, 4 का भी नहीं है। लेट्स चेक एपीआई कॉल एंड देन कॉल। एम्प्लॉय आईडी भेजना है तो प्रॉपर जो एम्प्लॉय आईडी प्रेजेंट है वही भेजना पड़ेगा। गेट ऑल एम्प्लॉय रिव्यू, ओके, आईडी देखो 235 से चालू हुई है, अब 245 में भेजता हूँ। ये प्राइमरी की है, ये वेरी करेंगी। देखो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा मिला मुझे, राइट। सो अब ये एडिट के बटन पे क्लिक किए, पहले मुझे वो एपीआई कॉल करना है, एपीआई कॉल करते वक्त मुझे आईडी भी सेंड करना है, देखो यूआरएल में आईडी गई है, राइट। और जो डेटा मिलेगा वो मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट में असाइन करना है। सो अभी एडिट के बटन पे क्लिक ऑन एडिट। अब मुझे यहाँ से क्या सेंड करना है, आईडी सेंड करना है। सो आइटम डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी है कि ईएमपी आईडी है, या ईएमपी आईडी है। सो हमेशा यहाँ से देखा करो कि क्या प्रॉपर्टी है। अब ये फंक्शन बनाना है मुझे, राइट। अब ये फंक्शन मैं एचटीएमएल से कॉल कर रहा हूँ तो मैं डेटा पास कर रहा हूँ, तो ये डेटा मुझे होल्ड भी करना पड़ेगा। आईडी कोलन नंबर, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एपीआई कॉल करना है। अब एपीआई कॉल का कोड कहाँ पे लिख रहे हैं अपन, सर्विस में लिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे एपीआई कॉल करना है तो फिर से मुझे एचटीटीपी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब मेरा कंपोनेंट हेवी हो रहा है, राइट। एचटीटीपी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है ना मेरा, अगर मैं फिर से कंपोनेंट में भी बनाता हूँ तो मेरा कोड डुप्लीकेट होता है, मतलब अननेसेसरी एचटीटीपी क्लाइंट का 2 ऑब्जेक्ट मेरे एप्लीकेशन में है। इसीलिए अपन सर्विस क्रिएट करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट भी आपका एक ही बने। तो यहाँ पे मैं एपीआई कॉल का गेट एम्प्लॉय वाला फंक्शन लिखता हूँ, गेट ईएमपी बाय आईडी, फिर से रिटर्न। अब कौन सा एम्प्लॉय एडिट करना है उसकी आईडी लगने वाली है, सो उस यहाँ पे मुझे आईडी लगेगी पैरामीटर। दिस डॉट एच टी टी पी डॉट गेट एपीआई कॉल है, गेट एपीआई कॉल, यहाँ से स्वैगर में से कॉल उठाता है, ये मेरा एपीआई कॉल हो गया, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब ये 245 रिमूव करना है और जो आएगा वो कॉन्केटिनेट करना है ताकि मेरी यूआरएल डायनामिक हो जाए प्लस आईडी। दैट्स इट। ओके, अब मेरा एपीआई कॉल बन गया है, वही एपीआई कॉल को मुझे कंपोनेंट से कॉल करना है। सो एम्प्लॉय कंपोनेंट में दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस डॉट कौन सा एपीआई कॉल करना है, गेट ईएमपी बाय आईडी।
बट इसको एक पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर कौन सा भेजेंगे, ये जो HTML से मिलेगा अपने को। फिर से डॉट सब्सक्राइब राउंड ब्रैकेट रिजल्ट कोलन एनी एरो ऑपरेटर। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे कहाँ पे होल्ड करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में। सो दिस डॉट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू res डॉट डेटा, डेटा में मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, सो अभी चेक करते हैं। ठीक है, पेज लोड पे एक एपीआई कॉल हुआ, गेट ऑल एम्प्लॉय। अब मैं गणेश वाला रिकॉर्ड एडिट करता हूँ। ठीक है, इसको एपीआई कॉल किया, देखो एम्प्लॉय आईडी क्या गया 247, रिस्पॉन्स आया डेटा में, वो डेटा अपने को फॉर्म में दिख भी गया, क्योंकि ये फॉर्म अपने ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड है। एक गणेश का एम्प्लॉय आईडी था 247, लेट से अभी नम्रता का करता हूँ। सो एडिट, सो देखो 255, मतलब जिस रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहे हैं उसकी आईडी प्रॉपरली जा रही है, और ईपीआई कॉल होकर डेटा आ रहा है, वही डेटा यहाँ पे विजिबल है। अब मुझे क्या करना है, एडिट अपडेट करना है। अब अगर मैं एडिट पे क्लिक किया तो मुझे ये सेव एम्प्लॉय की बटन नहीं दिखनी चाहिए, मेरी बटन चाहिए अपडेट की, बिकॉज मैंने एडिट पे क्लिक किया ना, अभी मैं सेव थोड़ी करूंगा, अपडेट करूंगा। सो अभी ये सेव और अपडेट की बटन भी मुझे हाइड एंड शो करनी है। अब उसके लिए मुझे क्या चेक करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में का मैं फिर से प्रिंट करा के दिखाता हूँ, डॉट empid। ठीक है, अब इसे देखो कि क्या हो रहा है। जब मैं पेज लोड हुआ तो एम्प्लॉय आईडी क्या है 0, बट अगर मैं किसी रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आया, पर्टिकुलर आईडी आई। मतलब ये फॉर्म एडिट मोड में है, ये कैसा पता चलेगा, अगर एम्प्लॉय आईडी प्रेजेंट है तो, बस तो वही लॉजिक लगाना है। तो ये बटन को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। अभी कंडीशन क्या रहेगी, स्टार ng इफ इक्वल टू, ये सेव हो गया, जैसे ये अपडेट, क्लास चेंज कर देते हैं, वार्निंग डाल देते हैं। ओके, यही सेम प्रॉपर्टी अपने को यूज करना है इंजीप में। अगर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में की एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 0 है तो मेरी सेव की बटन दिखेगी, अदरवाइज नॉट, नॉट इक्वल टू 0 तो मेरी अपडेट की बटन दिखेगी। अभी मैं ये रिमूव करता हूँ। ठीक है, अभी प्रॉपरली चेक करो, जब पेज लोड हुआ तब मेरी एम्प्लॉय आईडी 0 है तो मुझे सेव की बटन दिख रही है। अगर मैंने एडिट पे क्लिक किया तो देखा मेरा अपडेट बटन दिख रहा है, क्योंकि मैंने एडिट पे क्लिक किया, एम्प्लॉय आईडी प्रेजेंट है, वही कंडीशन अपन ने यहाँ पे लिखी है। एम्प्लॉय आईडी अगर 0 है तो मेरी सेव की बटन दिखेगी, एम्प्लॉय आईडी नॉट इक्वल टू 0 है मतलब अपडेट की अपडेट की बटन दिखानी। अपडेट के बटन पे अपने को अलग कॉल करना है, ऑन अपडेट, ये फंक्शन बनाएंगे। अपडेट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना एपीआई कॉल चेंज होगा, जैसे अपन ने क्रिएट का लिखा था वैसे ही अपडेट कराएगा। सो क्रिएट की जगह मैं अपडेट करूंगा और मेरी यूआरएल चेंज होगी, सिर्फ क्रिएट एम्प्लॉय की जगह अपडेट एम्प्लॉय। यूआरएल कॉपी क्यों नहीं हो रही है, एक मिनट कॉपी कर लेता मैं, अपडेट एम्प्लॉय, ये यूआरएल जाएगी यहाँ पे, दैट्स इट, बाकी सेम रहेगा। और ये एपीआई कॉल जैसे क्रिएट का था एज इट इज अपन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये एज इट इज कॉपी किया, सेव वाला जो था यहाँ पे डाला, क्रिएट एम्प्लॉय की जगह मुझे अपडेट एम्प्लॉय कॉल करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। और ये एपीआई कॉल अपन ने बटन पे कॉल भी किया है। ठीक है, सेव ऑल, अभी चेक करते हैं अपडेट होता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं चेतन वाले रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड मिला, अभी मोबाइल नंबर पर चेंज करता हूँ, 11222334 डालते हैं, और सिटी पुणे की जगह नागपुर करते हैं। ठीक है, अभी अगर मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो मेरा एपीआई कॉल हो गया, फिर से गेट एपीआई कॉल होगा, और लेटेस्ट डेटा देखो यहाँ पे दिख रहा है। सो मेरा टेबल में डेटा दिखाया, नवीन नया डेटा इंसर्ट भी किया और एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट भी कर दिया। अब मेरा एक ही ऑपरेशन बचा है, वो है डिलीट। सो डिलीट के लिए देखो एपीआई क्या है, गेट ही एपीआई है, डिलीट बाय एम्प्लॉयर, उसको एम्प्लॉय आईडी सेंड करना है। सो लेट्स यूआरएल पहले जनरेट कर लेते हैं। अब दो नाम की एम्प्लॉय आईडी प्रेजेंट नहीं है इसलिए एंट्री नॉट फाउंड बोला है। ओके, सो डिलीट के लिए फिर से सर्विस में एक फंक्शन बनाना है, डिलीट emp बाय आईडी, राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंटर।
पैरामीटर लगेगा, पैरामीटर डालेंगे, ये एज इट इज कोड रहेगा, सिर्फ यूआरएल चेंज रहेगी मेरी। यूआरएल क्या रहेगी, यहाँ तक, यहाँ तक चेंज करना है। ठीक है। अब एम्प्लॉय कंपोनेंट में जैसे मैंने एडिट की बटन डाला था टेबल में, वैसे ही मुझे एक और बटन लगेगी डिलीट की। इसको डेंजर क्लास देते हैं ताकि रेड दिखे, और mx2 ताकि आजू बाजू में स्पेसिंग रहे। ऑन डिलीट, मुझे एम्प्लॉय आईडी भेजना है, फंक्शन दिस डॉट emp सर्विस डॉट डिलीट emp बाय आईडी, उसको आईडी लगेगी। अब डिलीट ये फंक्शन जब कॉल कर रहे तो अपन आईडी भेज रहे हैं, राइट, उसी आईडी को कैच करना है, emp आईडी कोलन नंबर, और ये आईडी को अपने को यहाँ पे भेजना है। फिर से कोड एज इट इज यही रहेगा, क्योंकि जैसे अगर सक्सेस है तो फिर मुझे गेट ऑल वाला एम्प्लॉय कॉल करना है। देखो अगर सक्सेस आया तो मुझे एपीआई कॉल फिर से करना है, ये रीसेट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा ना डिलीट होने के बाद, उसके लिए गेट ऑल एम्प्लॉय वाली कॉल अलर्ट दिखाने के लिए, दैट्स इट। सो लेट्स सेव एंड चेक। ठीक है, टोटल मेरे पास 11 रिकॉर्ड है। चेक करते हैं, इंस्पेक्ट, बटन का नाम नहीं चेंज किया, ये एडिट की जगह हो जाएगा डिलीट। ठीक है, अभी नेटवर्क में चेक करते हैं। अगर मैंने गणेश को डिलीट किया, देखो रिजल्ट में आ भी गया, रिजल्ट ट्रू आया और मैसेज भी आया, एंट्री डिलीटेड सक्सेसफुली, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर से मेरा गेट एपीआई कॉल हुआ, रिस्पॉन्स आया और गणेश हट गया। ओके, सो मेरा डिलीट भी हो गया। सो ये मेरा एम्प्लॉय का पेज कंप्लीट हो गया। एम्प्लॉय क्रिएट भी हो गया, डेटा भी दिखा दिया, एडिट भी कर दिया और डिलीट भी कर दिया। ओके, मैंने वैलिडेशन नहीं किया है, वैलिडेशन के लिए बाकी वीडियोस प्लीज फॉलो करो और करो, बिकॉज हमें कम टाइम में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब मेरा एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है मेरा अटेंडेंस। ओके, अब अटेंडेंस के लिए सो एम्प्लॉय का पेज कंप्लीट हो चुका है, अभी अटेंडेंस पे टारगेट करते हैं। अब अटेंडेंस के लिए पहले अपन एपीआई देख लेते हैं। ऐड अटेंडेंस के लिए देखो ये इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट है, गेट ऑल अटेंडेंस सब सब। अब बेसिक जो कोड है वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, HTML वाला कोड कॉपी करता हूँ पूरा, और वो मैं अटेंडेंस के कंपोनेंट में पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो सारी निकाल दूंगा मैं। अब फील्ड्स कितने हैं देख लेते पोस्ट में। अटेंडेंस आईडी मेरी प्राइमरी की है, एम्प्लॉय आईडी की जगह मुझे ड्रॉप डाउन 1 2 3 4 5। ओके, सो मुझे 5 फील्ड लगेगी। सो मैं 5 इनपुट एलिमेंट, 1 2 3 4 5, इतना ही रखता हूँ मैं, बाकी सब हटा देता हूँ। ठीक है, अब फिर से HTML में मुझे एम्प्लॉय की जगह अटेंडेंस लिखना है। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने हैं, जैसे मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय अरे था, यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अटेंडेंस अरे, कोलन एनी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू एम्प्टी। अब एनी के जगह मुझे क्या लिखना है, मेरा क्लास या इंटरफेस बनाना है। सो मुझे ऐप फोल्डर में एक मैं फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ क्लासेस, यहाँ पे एक पहला इंटरफेस बनाता हूँ मैं पहले। ठीक है, एम्प्लॉई डॉट टी एस, एक सिंपल TS फाइल बनाना है, और यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट इंटरफेस बनाना है। सो इंटरफेस कब यूज करना है, नॉर्मली जब आप अरे होल्ड कर रहे हो तो अब इंटरफेस यूज कर सकते हो। सो आई अटेंडेंस करली ब्रैकेट। अब मुझे एनी की जगह जितनी प्रॉपर्टी गेट ऑल एम्प्लॉय में मिलती है, गेट ऑल अटेंडेंस पहले चेक कर लेते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, उसका मुझे इंटरफेस बनाना है। एक भी नहीं आ रहा है, लेट्स से पहले स्टोर कर लेते हैं, गेट ऑल एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस डाल देते हैं ताकि पता चले रिस्पॉन्स क्या आता है। 236 एम्प्लॉय आईडी है, ट्राई इट आउट, एम्प्लॉय आईडी 236 जाएगी, बाकी डेटा एज इट इज रखता हूँ मैं, और उसको क्रिएट किया।
ठीक है, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं गेट ऑल अटेंडेंस अभी करता हूँ तो मुझे डेटा आएगा। एग्जीक्यूट। ठीक है, देखो क्या क्या प्रॉपर्टी आ रही है, ये मेरी प्रॉपर्टीज है। अब मुझे एक ऑनलाइन टूल होता है JSON टू TS, उसको JSON डालो, वो टाइप स्क्रिप्ट बना के देता है ऑब्जेक्ट। देखो मिल गया। सो ऐसी चीजें यूज करो, नहीं तो ये हाथ से अभी बना रहते हैं, अगले 5 मिनट इसी में गए रहते हैं। डायरेक्टली ये कॉपी पेस्ट करो ना, देखो डेटा डेटा के अकॉर्डिंग उसने टाइप भी दे दिया। सो यहाँ पे पेस्ट करना है, हो गया मेरा। ओके, मेरा इंटरफेस बन गया, जो जो प्रॉपर्टीज उधर से आई थी उसका इंटरफेस बना दिया। फिर ये जाएगा एनी की जगह, ये इसका इंपोर्ट लगेगा। दैट्स इट। ठीक है, वैसे ही मुझे क्या लगेगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट भी लगेगा। सो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का भी वैसे ही बनाते हैं। इसको रिसेट करता हूँ मैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ से। कैपिटल स्मॉल नहीं हुआ यहाँ पे, देखते कुछ सेटिंग है क्या, नहीं है सेटिंग। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं ये प्रॉपर्टीज। मतलब हाथ से बनाने की जरूरत नहीं है, अभी जैसे इंटरफेस बनाया वैसे ही मैं दूसरा क्लास बनाता हूँ। एक्सपोर्ट क्लास। अभी क्लास कौन सा रहेगा, सिंपल अटेंडेंस। अब क्लास कैसे बनना था, ये क्लास हो गया। कैपिटल स्मॉल कर लेता पहले मैं। E A I O, फिर से I। ठीक है, अब ये क्लास है तो क्लास को इंटरफेस रहता है। सेमीकोलन 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 सेमीकोलन, यहाँ पे भी मिस हो गया। ठीक है, अब क्लास है तो क्लास को इंटरफेस लगेगा। अभी यहाँ पे जो जो भी एरर आ रहे हैं वो देखो, हैज नो इनिशियलाइजर, हैज नो इनिशियलाइजेशन का एरर है। तो क्लास है तो कंस्ट्रक्टर रहता है, इंटरफेस को कंस्ट्रक्टर नहीं रहता है, सिर्फ क्लास को कंस्ट्रक्टर रहता है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज थे इनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। दिस डॉट अटेंडेंस आईडी इज इक्वल टू 0, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 0, दिस डॉट अटेंडेंस डेट इज इक्वल टू नल सेट करते हैं या फिर अनडिफाइंड। नल करके देखते होता है कि नहीं होता है, नहीं एरर देगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं। नल इज नॉट असाइनेबल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड करता है क्या, ठीक है अनडिफाइंड हो रहा है। डॉट इन टाइम इज इक्वल टू एम टी, दिस डॉट आउट टाइम इज इक्वल टू एम टी। ओके सॉरी, इन टाइम और आउट टाइम डेट टाइम चाहिए था तो डेट ले लेते यहाँ पे, और अटेंडेंस डेट भी डेट चाहिए, स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अनडिफाइंड दे देते हैं और उनको ऑप्शनल। अब डेट को वो डेट ही चाहिए बोलते हैं, लेकिन वो अपने को डेट नहीं देना बाय डिफॉल्ट, तो ऑप्शनल दे देंगे। उसके बाद बुलियन दिस डॉट इज फुल डेट इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखते हैं। राइट, सो ये अपन ने इंटरफेस बनाया जो अरे को होल्ड करने के लिए डेटा टाइप है, और ये अपना ऑब्जेक्ट डबल टी एन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब जैसे मैंने अरे का बनाया वैसे ही मुझे अटेंडेंस ओबीजे कोलन डेटा टाइप क्या देना है मेरा, अटेंडेंस का। सो ये जाएगा यहाँ पे, इसका भी ऑब्जेक्ट लगेगा। ओके, अब फिर से वही एरर आया है। ओके, अब फिर से वही एरर आ रहा है कि इनिशियलाइज नहीं किया, तो इस अब ये क्लास है तो क्लास को ऐसे इनिशियलाइज करते इक्वल टू न्यू, और ये अपना क्लास का नाम ऐसे इनिशियलाइज करता है। तो जहां जहां पे अपन एनी एनी लिख रहे थे ना, उसकी जगह अपन ने इसका डेटा टाइप डाल दिया। दैट्स इट। सो ये हो गया क्लास और इंटरफेस यूज करने का तरीका। अब ये मैंने वेरिएबल्स बना लिए, ये वेरिएबल मैं यहाँ पे बाइंड कर देता हूँ एम्प्लॉय अरे की जगह। अब मुझे प्रॉपर्टी डालना है। सो देखो अपने आप उसने प्रॉपर्टी ले लिया, ईएमपी नेम कॉन्टैक्ट नंबर। अब क्लास और इंटरफेस बनाने का यूज देखो, जैसे मैं डॉट करता हूँ ना, आइटम डॉट, अगर मैंने कुछ भी लिखा तो वो एरर देता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है क्या, नहीं। सो प्रॉपर्टीज मेरे को सिर्फ वही डालनी पड़ेंगी। कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, अटेंडेंस डेट डालेंगे, मतलब आपके अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो भी अवॉइड कर देगा वो। इन टाइम
आउट टाइम और फुल डे है कि हाफ डे उसका। सो आपका HTML स्ट्रांगली टाइप हो जाता है। अगर मैंने जैसे देखो इस फुल डे है, अगर मैंने ये एक एल निकाल दिया तो वो एरर देगा, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, FULL। सो आपके स्पेलिंग मिस्टेक बच जाता है। नेम एम्प्लॉय हो गया, डेट, इन टाइम, टाइम, और ये क्या हो गया, फुल डे, इज फुल डे। ठीक है, ये डेटा हो गया मेरा। एम्प्लॉय आईडी की जगह मुझे लगेगा अटेंडेंस आईडी। अटेंडेंस आईडी भेजूंगा मैं एडिट के और डिलीट के टाइम पे। देखो तो चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, सिर्फ जहाँ जहाँ पे चीजें चेंज होगी वो, बाकी कोड एज इट इज यूज होगा आपका। सो इसलिए कॉपी पेस्ट, जब भी आप सीख रहे हो तो कॉपी पेस्ट ही सीखो, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सको। आईडी कोलन नंबर, ठीक है। सो ये मेरा HTML रेडी हो गया। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की जगह मुझे क्या डालना है, अटेंडेंस ऑब्जेक्ट। सो वो भी मैं एक तो एटलीस्ट ऐसे ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर सर्च में डालो, किससे रिप्लेस करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से, एट अ टाइम कर दो, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पहला मुझे ड्रॉप डाउन लगेगा एम्प्लॉय का, सो मुझे सिलेक्ट लगेगा, ठीक है, ऑप्शन, और ये NG मॉडल जाएगा यहाँ पे। क्या बाइंड करना पड़ेगा मुझे, एम्प्लॉय आईडी। सो ये एम्प्लॉय आईडी जाएगा यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत नहीं है। अब मुझे अटेंडेंस के फॉर्म में एम्प्लॉय आईडीज, एम्प्लॉय का ड्रॉप डाउन दिखाना है, राइट। तो मुझे एम्प्लॉय का API कॉल करना पड़ेगा। सो एम्प्लॉय का API कॉल ऑलरेडी मैंने सर्विस में बनाया था। अभी देखो रीयूजेबिलिटी, अपन ने एम्प्लॉय सर्विस में ऑलरेडी गेट ऑल एम्प्लॉय किया था, तो मुझे फिर से API कॉल करने की जरूरत नहीं है, API कॉल का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वो सर्विस कॉल करना है। सो ये हो गया सर्विस का मेन यूज, रीयूजेबिलिटी। जो API कॉल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो दो कंपोनेंट में यूज हो रहा है, ओके। EMP SRV कोलन एम्प्लॉय सर्विस। सो पहला API कॉल रहेगा लोड गेट ऑल एम्प्लॉय, this dot emp service dot get all employee dot subscribe result colon any एरो ऑपरेटर करली ब्रैकेट। अब एम्प्लॉय होल्ड करने के लिए डेटा लगेगा। अभी मैं एम्प्लॉय का इंटरफेस नहीं बना रहा हूँ, सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एनी से साथ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, कंपनी में क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है उसके बाद। कहीं पे इंटरफेस यूज होता है, कहीं पे क्लास यूज होता है, कहीं पे एनी के साथ भी काम चलाता है। सो ये टोटली डिपेंड है आप किस प्रोजेक्ट में, किस कंपनी में कैसे काम कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। कहीं पे एनी के साथ ही काम होता है, कहीं पे इंटरफेस बनाने के लिए बोलते हैं, ओके। सो इसलिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट ऑन यूनिट, NG ऑन यूनिट। अब और एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप वेरिएबल्स बनाते हो तो वेरिएबल्स सारे कंस्ट्रक्टर के ऊपर चाहिए, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, उसके बाद इमीडिएटली NG ऑन यूनिट ये फंक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि NG ऑन यूनिट फंक्शन आपका कहीं पे और लोकेशन पे पड़ा है। हमेशा यही स्ट्रक्चर फॉलो करो, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, उसके बाद NG ऑन यूनिट। नहीं तो कुछ कुछ लोग वेरिएबल बीच में कहीं पे भी डालते हैं, वहां पे मत डालो, ये गुड प्रोग्रामिंग में नहीं जाता है। इंटरव्यूअर आपको वहीं से रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि एंगुलर इजी है पढ़ने के लिए, हर कोई एंगुलर पढ़ लेता है, लेकिन ये सारी चीजें आपको क्राउड से अलग दिखाती है, ठीक है। सो प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, पहले वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर, फिर NG ऑन, ओके। अब जो ये जो डेटा आया वो इसमें होल्ड किया, वो फॉर लूप चलाएंगे ऑप्शन पे, स्टार NG फॉर लेट EMP ऑफ एम्प्लॉय अरे। अब मुझे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना है, तो वैल्यू को राउंड ब्रैकेट में डालेंगे। बाइंड क्या करना है, EMP डॉट EMP ID, और दिखाना क्या है,
एम्प्लॉय का नेम emp डॉट emp नेम, ये दिखाना है। ठीक है, सो मेरा पहला ड्रॉप डाउन कंप्लीट हो गया। क्लास लगा देते हैं और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे बाइंड करना है, सिलेक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, क्योंकि मेरे अटेंडेंस के ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय आईडी चाहिए, इसलिए मैंने ड्रॉप डाउन बाइंड किया। क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मुझे याद तो नहीं रहेगी ना कि 1 है 2 है जो भी है, बेटर है ड्रॉप डाउन बाइंड करो और वो वैल्यू बाइंड करो। मतलब एम्प्लॉय सिलेक्ट किया कि उसकी आईडी ऑटोमेटिकली अपने मॉडल में सेट हो जाएगी। उसके बाद अटेंडेंस डेट, अटेंडेंस डेट, डेट है तो मुझे डेट लगेगी, टाइप डेट। उसके बाद यहाँ पे बाइंड करना है अटेंडेंस डेट इन टाइम, यहाँ पे इन टाइम लगेगा। उसके बाद आउट टाइम, लेबल चेंज। उसके बाद इस फुल डे, अब इस फुल डे बुलियन है तो मुझे चेक बॉक्स लगेगा, सो ये चेक बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी सेव और कैंसिल। अभी यहाँ पे जैसे अपन ने कोड कॉपी पेस्ट किया था एम्प्लॉय से, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह मुझे क्या बाइंड करना है, अटेंडेंस आईडी। सो वो अटेंडेंस आईडी ये हो गया। ठीक है, ये फंक्शंस बना लेते हैं, ऑन सेव और ये ऑन अपडेट। ठीक है, सो ये बेसिक कोड हो गया रेडी। एक बार चेक कर लेते प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। अटेंडेंस, ठीक है, प्रॉपर लोड हो रहा है, लेकिन डेटा लोड नहीं हुआ। ओके, क्योंकि अपन एपीआई कॉल किया नहीं अब तक। सो गेट ऑल अटेंडेंस वाला एपीआई कॉल करना है अपने को। अब मैं कंपोनेंट में ही एक बार सर्विस कॉल करके दिखाता हूँ। जैसे अपन ने एपीआई कॉल कहाँ से किए थे, सर्विस से किए थे एम्प्लॉय के लिए। अब अटेंडेंस में मैं यहाँ से भी करके दिखाता हूँ, ये भी पॉसिबल है। सो जो ऑब्जेक्ट अपन ने वहाँ पे लिखा था HTTP का, वो यहाँ पे बनाना है, कोलन HTTP क्लाइंट। बोथ विल वर्क, दोनों चीजें आप कर सकते हो, या तो एपीआई कॉल सर्विस में लिखो या फिर कंपोनेंट में लिखो। बट ये टोटली डिपेंड है आपके प्रोजेक्ट पे, आपके प्रोजेक्ट में कैसा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, क्या कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है, राइट। सो बेसिकली सर्विस में ही होता है, बट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये गेट ऑल एम्प्लॉय हो गया, वैसे ही लोड ऑल अटेंडेंस। ठीक है, दिस डॉट HTTP डॉट गेट एपीआई कॉल है मेरा, डबल कोट्स। उसके अंदर मुझे यूआरएल सेंड करनी है, ये मेरी यूआरएल है। उसके बाद डॉट सब्सक्राइब, जो कोड वहाँ पे था वो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, दैट्स इट। बाकी चीज़ें सेम ही होती है। डेटा कहाँ पे होल्ड करना है, अटेंडेंस अरे पे। सो दिस डॉट अटेंडेंस अरे इज इक्वल टू res डॉट डेटा। और ये फंक्शन को मुझे पेज के लोड पे कॉल करना है, तो ngOnIt में कॉल करेंगे, दैट्स इट। लेट्स सेव एंड चेक। ठीक है, देखो पेज लोड पे मेरा एक एपीआई कॉल हो, दो एपीआई कॉल है, गेट ऑल एम्प्लॉय और अटेंडेंस। गेट ऑल अटेंडेंस से एक रिकॉर्ड मिला, वो टेबल में दिख भी गया, और सिलेक्ट एम्प्लॉय में देखो आ गया डेटा, राइट। अब देखो, जैसे यहाँ पे तीन डेट दिखा रहे, अपन डेट दिखा रहे हैं, इन टाइम और आउट टाइम। अब डेट में मुझे टाइम का काम नहीं है, और इन टाइम और आउट में मुझे डेट का काम नहीं है, राइट। सो वहां पे मैं पाइप लगाऊंगा। पाइप कौन सा लगेगा, पहले डेट पे लगेंगे, डेट पाइप, उसको फॉर्मेट भेजना है DD-MMM-YYYY। ठीक है, तो मेरा क्या डेट दिखेगा, मंथ का नाम, और वाई 3 बार लग 4 बार, पूरा फुल ईयर दिखेगा। लेट्स चेक। ठीक है, देखो प्रॉपर डेट दिख रहा है। उसके बाद मुझे सिर्फ टाइम दिखाना है दूसरी जगह, इन टाइम और आउटपुट टाइम पे। तो वहाँ पे HHMM, देखते इससे दिखता है कि नहीं, तो ये तो सर्च करना पड़ेगा, आवर और मिनट। ठीक है, 750 750। ओके,
सो ये अपना प्रॉपरली डेटा दिख रहा है। जैसे ये ट्रू है, अब ट्रू एंड यूजर को नहीं समझेगा ना, तो इसके जगह अपने को अपना एक्चुअल डेटा दिखाना है। सो यहाँ पे मैं इंटरपोलेशन लिखता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर। अगर ये ट्रू है तो मुझे क्या दिखाना है, यस, अदरवाइज नो दिखाना है। ठीक है, तो मुझे एक तो मैं ये सेम चीज एनजी से भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ के यहाँ ही किया। अगर ये वेरिएबल ट्रू है तो यस दिखेगा, अदरवाइज नो दिखेगा। सो और केस यस दिख रहा है, सो ट्रू के जगह अपन ने यस और नो दिखा दिया। ओके, ये चेक बॉक्स को अपन ने फॉर्म कंट्रोल लगाया, वो निकाल देते हैं। राइट, सो ये मेरा प्रॉपरली फॉर्म हो गया। अब ये फुल टाइम और आउट टाइम को भी मुझे डेट ही लगेगा, क्योंकि मैंने डेटाबेस में डेट लिखा है, तो यहाँ पे भी डेट ही लगेगा। अब मैंने टाइम पिकर डाल नहीं सकता, टाइम जाएगा उसमें। सो आप प्राइम इंजी या कोई भी टाइम पिकर यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखते टाइम मिलता क्या, टाइम से देखते क्या मिलता। चेक करके देखते एपीआई हिट होती कि नहीं, क्योंकि मेरा डेटा टाइप पूरा डेट टाइम है। सो लेट्स सी। ओके, सो अभी सेव पे मुझे एपीआई कॉल करना है। सो फिर से मेरा ये वाला कोड ही जाएगा सेव पे, दिस डॉट http डॉट पोस्ट एपीआई, सेव वाली पोस्ट एपीआई को मेरी यूआरएल और ऑब्जेक्ट, अभी अपन सर्विस में कॉल ना रखते हुए सारे एपीआई कॉल फंक्शन में ही रख रहे हैं, कंपोनेंट में ही रख रहे हैं। तो मेरा ये एपीआई हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट भेजना है, सो दिस डॉट अटेंडेंस ऑब्जेक्ट डॉट सब्सक्राइब राउंड ब्रैकेट रिजल्ट कोलन एनी एरो ऑपरेटर करली ब्रैकेट। ओके, जैसे अपन ने एम्प्लॉय कंडीशन एम्प्लॉय के कंपोनेंट में लिखा था, इफ, वो सेम कोड अपने को यहाँ पे भी लिखना है। res डॉट रिजल्ट ट्रू है तो, और एल्स। ओके, अगर ट्रू है तो मुझे मैसेज दिखाना है। मैसेज दोनों चीज दोनों बार एक ही आने वाला है, तो मैं बाहर ही रखता हूँ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैसेज अगर मेरा सक्सेसफुली सेव हुआ है तो मुझे ये एपीआई कॉल फिर से करना है, लोड ऑल अटेंडेंस वाला। अगर नहीं तो मुझे ओके यही करना है, दैट्स इट। ओके, अगर सेव हो जाता है उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, ये सेम चीज जाएगी। वहां पे अपन ने पूरा फंक्शन बनाया था अलग, यहाँ पे अपन ने क्लास के साथ किया है। तो दिस डॉट अटेंडेंस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू अटेंडेंस, दैट्स इट। तो मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी सेव एंड चेक करते एपीआई को सक्सेस जाता है कि नहीं। तो मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया रोहिणी, अटेंडेंस डेट आज की सिलेक्ट की, टाइम सिलेक्ट किया। आई एम नॉट श्योर कि ये होगा कि नहीं, बट लेट्स चेक। सेव एम्प्लॉय, ओके सक्सेसफुली क्रिएटेड तो बोल रहा है। डेटा जाते समय कैसे गया है, इन टाइम ऐसे गया है, और आठ टाइम में डेट गई है। ठीक है, इनपुट टाइम टाइम चलेगा, मतलब यहाँ पे भी टाइम ही भेजता है। ठीक है, और रिकॉर्ड भी देखो, रोहिणी का रिकॉर्ड भी आ गया है। फिर से एक एम्प्लॉय करते हैं, चेतन की एंट्री डालते हैं, डेट आज की, लेट्स से 9, 9 बजे की इन टाइम है, लेट्स से ये 24 आवर्स दिखा रहा है। सो लेट्स से 18 मतलब 6 या 9, 7:30। ओके, सेव, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली और एंट्री भी आ गया। देखो 9 बजे और 7:40 को आउट टाइम हो गया। इसको फुल टाइम अपन ने चेक नहीं किया, तो ये नो हो गए और दोनों यस। राइट, सो बाकी एडिट और डिलीट फंक्शनैलिटी एज इट इज रहेगी। सो अभी मैं वो कवर नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक कोड जो अपन ने एम्प्लॉय में दिया है वही कोड एज इट इज कोड अटेंडेंस में भी चलेगा, एडवांस में भी चलेगा और लीव्स में भी चलेगा। सेम कोड, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज होते जाएगा आपका। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये अपना अटेंडेंस का हो गया, ऐड एडवांस, यहाँ पे भी मुझे क्या भेजनी है, एम्प्लॉय आईडी। सो अगेन आपको एम्प्लॉय का ड्रॉप डाउन लेना है और ये 3 फील्ड लेना है फॉर्म में। बाकी सारी चीजें सेम ही रहेगी, सिर्फ अभी अपन टारगेट करते हैं सैलरी वाला। लीव में भी देख लो, लीव के भी ऑब्जेक्ट में भी आपको एम्प्लॉय आईडी भेजना है। तो ड्रॉप डाउन हर पेज में
एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन लगेगा। ओके, अब मैं सिर्फ सैलरी पे कवर करूंगा। अब सैलरी वाले पेज में देखो, जैसे अपन ने चार्ट में देखा था कि जब मैं सैलरी कैलकुलेट करूंगा तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट मेरा रहेगा। सो अभी अपन एडवांस और लीव्स कंपोनेंट पे काम नहीं करते, डायरेक्ट सैलरी पे जंप करते। ओके, सो लास्ट पार्ट है मेरा सैलरी कैलकुलेशन वाला पेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। अब सैलरी कैलकुलेट करते वक्त ऑब्जेक्ट देखो क्या क्या भेजना है अपने को। एम्प्लॉय आईडी भेजना है, सैलरी डेट, टोटल एडवांस कितना लिया है वो भी भेजना है, प्रेजेंट डेट्स किसने भेज प्रेजेंट डेट्स कितने हैं वो भी भेजना है, और सैलरी अमाउंट। राइट, सो अटेंडेंस वाला फॉर्म कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं सैलरी के पेज में। ठीक है, उसके बाद अभी मैं अपना क्लास और इंटरफेस नहीं बना रहा हूँ बिकॉज उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो डायरेक्टली मैं अभी कॉपी पेस्ट करके ऑब्जेक्ट एनी के साथ बना रहा हूँ। सो मेरा ये सैलरी ऑब्जेक्ट कोलन एनी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट प्रॉपर्टीज पेस्ट हो गई, फॉर्मेट एस ई एस पी पी और एस। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट लगेगा मैं इसको सैलरी अरे कोलन एनी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, एस ए एल ए आर वाई। ठीक है, ये अरे मुझे कहाँ पे बाइंड करना है, टेबल पे। so, ये यहाँ पे जाएगा सैलरी ऑब्जेक्ट, एनजी मॉडल में जाएगा, ये रिप्लेस करना है लेकिन किससे, अटेंडेंस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी बाइंड है, सैलरी डेट, उसके बाद टोटल एडवांस, पहले फॉर्म में बाइंड कर रहा हूँ चीज़ें। उसके बाद प्रेजेंट डेज, कितने डेज प्रेजेंट है वो, और सैलरी की अमाउंट, कॉपी यहाँ पे पेस्ट। ओके, सो मेरा ये फॉर्म रेडी हो गया। अब जैसे मैंने बोला था कि सैलरी के ऑब्जेक्ट में अपने को एम्प्लॉय आईडी चाहिए, राइट। सो अगेन सेम चीज़ है, एम्प्लॉय का एपीआई कॉल करना पड़ेगा। सो मुझे कंस्ट्रक्टर पहले एम्प्लॉय अरे अरे कोलन एनी कंस्ट्रक्टर, पहले सर्विस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय की सर्विस ऑलरेडी बनी हुई है मेरी, सो मैं प्राइवेट EMPSRV कोलन एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, लोड ऑल EMP, ये फंक्शन में मेरे को सर्विस का वो फंक्शन कॉल करना है, EMP सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय। ये फंक्शन कॉल किया, उसको सब्सक्राइब किया, RES कोलन एनी एरो फंक्शन, और जो डेटा है वो मुझे इस वेरिएबल में होल्ड करना है। सो दिस डॉट एम्प्लॉयर इज इक्वल टू RES डॉट डेटा। राइट, और ये अरे मेरे को यहाँ पे बाइंड करना है, दैट्स इट। यहाँ कॉपी हो गया एम्प्लॉयर है, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सो मेरा सिलेक्ट एम्प्लॉय का ड्रॉप डाउन हो गया। अब फॉर्म पहले देख लेते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वन मोर थिंग, एडिटर। ठीक है, मैं एडिटर डिलीट फिलहाल निकाल देता हूँ। यहाँ पे चीज़ें लगेगी वो गेट ऑल सैलरी से मिलेगी। गेट ऑल सैलरी में डेटा है कि नहीं चेक कर लेते टेबल में।
है, ठीक है। सो ईएमपी नेम दिखाना है, ईएमपी कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद सैलरी की डेट, सो यहाँ पे सैलरी डेट जाएगी, प्रेजेंट डेज, इसको पाइप की ज़रूरत नहीं है, सैलरी अमाउंट और टोटल एडवांस कितना था वो, ये टोटल एडवांस पहले दिखा देते हैं, डेट, प्रेजेंट डेज, एडवांस टोटल, अमाउंट, एक्शन निकाल देते हैं। लेट्स सेव एंड चेक इट नाउ। ओके, सो एपीआई कॉल करना पड़ेगा, लोड गेट ऑल सैलरी वाली, गेट ऑल सैलरी का एपीआई कॉल करना पड़ेगा। अब एपीआई कॉल मैं यहीं पे करता हूँ, सो प्राइवेट http://http client, so this dot http dot get all सैलरी वाली एपीआई लगेगी मुझे, राइट। सो ये मेरी एपीआई गेट ऑल सैलरी वाली, ये मुझे यहाँ पे डालना है। उसके बाद डॉट सब्सक्राइब, एरो फंक्शन, जो डेटा आएगा वो मुझे होल्ड करना है सैलरी अरे में, और ये इसको मुझे एनजी ऑन इट पे कॉल करना है। सो पहले इम्प्लीमेंट करना है एनजी ऑन इट, एनजी ऑन दिस डॉट गेट ऑल सैलरी, दिस डॉट लोड ऑल एम्प्लॉय, दो एपीआई कॉल करना है, एम्प्लॉय कॉल, एम्प्लॉयज भी बुलाने और सैलरी के रिकॉर्ड भी बुलाने। सेव, क्या हो गया, एक टीडी अननेसेसरी क्लोजिंग बोल रहा है, तो कहीं तो भी कुछ तो भी हुआ है, ये देखो अननेसेसरी था। ओके, सेव और क्लोज का फंक्शन नहीं मिल रहा उसको, तो एडिट का निकाल देता हूँ मैं, सिर्फ सेव का रहेगा, क्योंकि एडिट और डिलीट फंक्शनैलिटी सेम रहेगी जैसे अपन ने एम्प्लॉय में की थी, सेम वैसे ही, इसलिए वो कवर नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, सो देखो सैलरी, एक सैलरी प्रेजेंट थी वो आ गई है, अब एम्प्लॉय का ड्रॉप डाउन भी आ गया है, राइट। अब करना क्या है, अटेंडेंस पहले एम्प्टी, सैलरी डेट एम्प्टी कर लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग चेंज कर लेते हैं, सैलरी पोर्टल, न्यू सैलरी। ओके, अभी अपने को करना क्या है, जैसे मैंने बोला था, जब सैलरी कैलकुलेट करेंगे तब अपने को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने इस महीने में कितना एडवांस उठाया है वो और कितने लीव्स है वो बुलाना है। ओके, सो अभी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, जैसे पल्लवी है, उसके लिए डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। पल्लवी की आईडी क्या है, 236। सो इसकी एक दो लीव्स ऐड कर लेते हैं, मैं स्वैगर से ही ऐड कर रहा हूँ, एक लीव ऐड हो गई, उसके बाद डेट चेंज करता हूँ, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर आईडी की दो लीव्स हो गई, और अभी एक एडवांस की एंट्री भी डाल देते हैं, या फिर तीन डालते हैं एडवांस। एम्प्लॉय आईडी एक बार 1000 रुपीज़ डाल देते हैं, एग्जीक्यूट, दूसरी बार 1500 डालते हैं, एग्जीक्यूट, और तीसरी बार 2000 डालते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने इस मंथ में 3 बार एडवांस अमाउंट उठाया है। ओके, अब एक एपीआई लगनी चाहिए थी अपने को, गेट ऑल अटेंडेंस बाय एम्प्लॉय आईडी, बट सॉरी, गेट ऑल एडवांस बाय एम्प्लॉय आईडी वो एपीआई नहीं है, ठीक है। गेट ऑल एडवांस करके वहां से फिल्टर आउट कर लेते डेटा। ओके, सो अभी अपने पास एक एपीआई है जो पूरे एम्प्लॉयज का डेटा देते हैं, बट अपने को स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो अपन फिल्टर आउट करते हैं। तो मुझे, जब मैं सैलरी
ऐड सैलरी पे क्लिक करता हूँ, मतलब अपना पेज ऑलरेडी है, तो मैं इस पेज के लोड पे एम्प्लॉय का भी ड्रॉप डाउन, एम्प्लॉय जैसे ही मैं चेंज करता हूँ, जैसे अपन ने किस किया था, कौन एम्प्लॉय था, गेट ऑल सैलरी, पल्लवी। ओके, सो अगर मैं पल्लवी को सिलेक्ट करता हूँ तो उस पल्लवी का मुझे दो एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, अटेंडेंस भी सॉरी, लीव्स भी बुलाना है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, और एडवांस भी देखना है, राइट। सो मैं ड्रॉप डाउन के चेंज पे दो एपीआई कॉल करूंगा। एपीआई कॉल के फंक्शन लेता हूँ, लोड ऑल अटेंडेंस। अब एक्चुअली मेरे पास एपीआई रहनी चाहिए थी कि जिसको मैं एम्प्लॉय भेजूँ तो वो मुझे उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा देगा, बट अपने पास एपीआई नहीं है वैसी, तो नॉर्मल मैं यहाँ से फिल्टर आउट करूंगा। सो आपको अरे से फिल्टर कैसे करते हैं वो भी पता चल जाएगा। ये मेरा एपीआई कॉल, सब्सक्राइब रिजल्ट कोलन एनी, ठीक है। अटेंडेंस नहीं है, अपने को कौन सा एपीआई कॉल करना है, गेट ऑल एडवांस, ये एपीआई कॉल रहेगा। गेट ऑल एडवांस, ये एपीआई कॉल मुझे ड्रॉप डाउन के चेंज पे करना है, मतलब जैसे मैं एम्प्लॉय सिलेक्ट करूंगा तब। सो मैं यहाँ पे चेंज इवेंट लिखूंगा, चेंज इवेंट, ये फंक्शन कॉल करना है, राइट। अब मुझे एक ही ड्रॉप डाउन पे चेंज के लीव्स भी बुलाना है और एडवांस भी बुलाना है, तो मुझे अलग फंक्शन कॉल लिखना पड़ेगा, गेट ईएमपी डेटा, और इस फंक्शन के अंदर ये दो एपीआई कॉल के कोड लिखूंगा मैं, इस डॉट, क्योंकि एक ही ड्रॉप डाउन के चेंज पे मुझे दो एपीआई कॉल करने ना, और क्लिक इवेंट पे मैं दोनों नहीं कॉल कर सकता, सो मैं अलग फंक्शन कॉल करूंगा, और ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। ये एडवांस का हो गया, वैसे ही गेट ऑल लीव्स भी कॉल करना पड़ेगा। लीव्स की एपीआई देख लेते हैं, गेट ऑल लीव्स, अपन ने पल्लवी का डेटा इंसर्ट किया है तो उसी के साथ टेस्ट करेंगे। ये दूसरा एपीआई कॉल गेट ऑल लीव्स, ठीक है। अब जैसे मैं ड्रॉप डाउन चेंज करूंगा एम्प्लॉय का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और ये फंक्शन में मैंने ये दोनों एपीआई कॉल ट्रिगर किए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, फिल्टर करना है, जो एम्प्लॉय मैंने सिलेक्ट किया उसके एडवांस कितना है और उसने लीव्स कितने लिए हैं, तो मैं उसके वेरिएबल बनाता हूँ, टोटल एडवांस अमाउंट कोलन नंबर, बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज 0 से करता हूँ, और टोटल लीव्स, इस महीने में टोटल लीव्स कितनी हुई है, उसको भी डेटा टाइप नंबर रहेगा, और इनिशियलाइज 0 के साथ कर रहा हूँ। अब मुझे एडवांस कैलकुलेट करना है, ओके। सो गेट ऑल एडवांस में मुझे सारे एम्प्लॉयज की एडवांसेस मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पर्टिकुलर उसी एम्प्लॉय का डेटा निकालना है, सो मैं फिल्टर करता हूँ, कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट डेटा डॉट फिल्टर करना है मुझे। फिल्टर कैसे करना है, क्या गलत हुआ है, इक्वल टू रिजल्ट डॉटा डॉट फिल्टर, फिर टर्नरी ऑपरेटर, सॉरी, एरो फंक्शन लिखना है, इसको एनी देना पड़ेगा, एनी एम डॉट, किससे मैच करना है, गेट ऑल एडवांस का देख लेते हैं अपन, गेट ऑल लीव्स हो गया, गेट ऑल एडवांस में मैच किससे करना है अपने को, एम्प्लॉय आईडी से। सो ये एम्प्लॉय आईडी से मैच करना है, इक्वल टू किससे मैच करना है, ए सिलेक्टेड एम्प्लॉय के साथ, मतलब सैलरी ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉय आईडी, जो एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे उसके साथ। सो दिस डॉट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट दिस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये एपीआई ऐसी है कि सारे एम्प्लॉय का एडवांस दे रहे हैं, लेकिन अपने को क्या चाहिए, पर्टिकुलर एम्प्लॉय का एडवांस चाहिए, राइट। फिर मुझे डेटा में क्या मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितने एडवांस लिए हैं उसके 3 रिकॉर्ड मिलेंगे, 2 रिकॉर्ड मिलेंगे, उससे मुझे टोटल अमाउंट चाहिए कि कितने एडवांस लिए हैं उसने, अमाउंट।
सो मैं फॉर ईच लूँ, ये तो अपन, मुझे क्या करना है, अरे में से सम निकालना है एडवांस की अमाउंट की। तो एक तो रिड्यूस करके एक फंक्शन है वो भी यूज कर सकते हैं, बट वो एडवांस जाएगा, तो मैं बेसिकली फॉर लूप से कन्वर्ट करा के दिखाता हूँ, फॉर ईच से। ओके, सो फॉर ईच लिखा। फॉर ईच किस पे चलाना है अपने को, डेटा पे, एलिमेंट को नहीं देना पड़ेगा फिर से। ठीक है, अब मुझे एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल ऑलरेडी है अपने पास सम वाला, टोटल एडवांस अमाउंट। सो इसको क्या करना है, दिस डॉट टोटल एडवांस अमाउंट इज इक्वल टू दिस डॉट टोटल एडवांस अमाउंट प्लस क्या करना है, एलिमेंट डॉट, यहाँ पे चेक करते किस में आ रही है, एडवांस अमाउंट में अमाउंट आ रही है। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद गेट ऑल लीव्स का वैसे ही कांस्टेंट टोटल लीव्स, यहाँ पे मुझे सिर्फ काउंट चाहिए लगे तो, सम नहीं करना है। फिर से फिल्टर आउट करना है, जैसे यहाँ पे फिल्टर आउट किया ना वैसे ही, सैलरी ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे काउंट करना है, सॉरी लेंथ करना है, फिल्टर उसके बाद लेंथ। ठीक है, अभी मैं दोनों जगह डिबगर लगाता हूँ, तब जाके आपको ये समझेगा कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे भी लगाता हूँ। ठीक है, अभी अपन ने सिर्फ पल्लवी के नाम के रिकॉर्ड के लिए डेटा इंसर्ट किया था, अभी वही चेक करते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे ही मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया पल्लवी, मेरा ये फंक्शन कॉल हुआ, और ये फंक्शन में मैंने दोनों ये फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन में एपीआई कॉल किया हो। ठीक है, कंटिन्यू, पहला ये फंक्शन कॉल हुआ, दूसरा भी हुआ। ठीक है, पहले रिस्पॉन्स आया मेरा एडवांस का, रिजल्ट में जाएंगे तो देखो एडवांस की कितने रिकॉर्ड्स आए पल्लवी के, 4। अमाउंट देखो 2000, 1500, 1000 और फिर से 5000। ठीक है, अभी देखो फिल्टर में कैसा मिलता है। अब मेरे एम्प्लॉयज देखो यहाँ पे, अरे में अगर देखोगे तो एम्प्लॉय के, पल्लवी के 3 रिकॉर्ड है और एक शलाका का है, बट मुझे किस एम्प्लॉय का चाहिए, जो एम्प्लॉय मैंने सिलेक्ट किया। तो देखो डेटा में क्या मिला, सिर्फ पल्लवी का रिकॉर्ड मिला। अब ये फॉर लूप फिर घूमेगा और उसके बाद टोटल एम्प्लॉय में देखो 4500 है सम, डेटा में जो था ना फॉर लूप में, 2000, 1500 और ये 1000, तो मैं मुझे टोटल एडवांस फंड में 4500 बराबर सम आ गई। ओके, उसके बाद वैसे ही लीव्स का, टोटल लीव्स में देखो कितनी आई है, 3 लीव्स आई है, पल्लवी की 2 ही है, उसके और अब जॉन स्मिथ की है, तो मुझे काउंट कितना मिलना चाहिए, 2। देखो अब ये अपने को वो वेरिएबल में होल्ड करना है, टोटल लीव्स वाले में, दिस डॉट टोटल लीव्स इज इक्वल टू ये टोटल लीव, या फिर ये डायरेक्टली असाइन यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, सो जैसे ही मैं एम्प्लॉय चेंज करता हूँ, उस एम्प्लॉय ने पर्टिकुलर मंथ में कितने एडवांस लिया है वो इस वेरिएबल में मिल रहा है, लीव्स कितने लिए हैं वो भी मिल रहा है। अब अगर अपन ने फॉर्म देखा, टोटल एडवांस ऑलरेडी अपना एक वेरिएबल है, राइट। सो सैलरी ऑब्जेक्ट, अब ये वेरिएबल का जो डेटा है वो मुझे फॉर ईच के बाद दिस डॉट सैलरी ऑब्जेक्ट डॉट किस में होल्ड करना है, टोटल एडवांस में, इज इक्वल टू ये वेरिएबल असाइन करना है। ठीक है, अब टोटल लीव्स, टोटल प्रेजेंट डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट से मंथ में 30 डे का एवरेज पकड़ के चलते हैं अपन, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे अपन, इसलिए 30 डेज का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। ओके, सो दिस डॉट सैलरी ऑब्जेक्ट डॉट प्रेजेंट डेज इक्वल टू दिस डॉट, सॉरी 30 से माइनस करना है, सो 30 माइनस टोटल लीव्स कितने लिए वो। ओके, अभी देखो, ठीक है, जैसे मैं एम्प्लॉय सिलेक्ट करता हूँ, एडवांस आया, इसने 2 लीव्स ली थी, तो 30 में से 2 माइनस हो गई, 28 डेज आ गए। ओके, सो ये जो लॉजिक था अपना, अब वही सैलरी कैलकुलेट करना है। अब सैलरी कैलकुलेट करते समय इस एम्प्लॉय का अपने को सैलरी कितनी थी वो भी लगेगा, राइट। सो जैसे मैं एम्प्लॉय सिलेक्ट करता हूँ ना, एम्प्लॉय का डेटा ऑलरेडी मेरे ये अरे में है, तो उस एम्प्लॉय की सैलरी भी निकालना है मेरे को। सो
कैलकुलेट सैलरी का मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा भी क्रिटिकल पार्ट बनते जाएगा क्योंकि यही एक पेज था। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या करना है, जैसे मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया, ये दोनों एडवांस और ये सब कैलकुलेट किया, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर वो एम्प्लॉय की मुझे सैलरी निकालना है। ओके, सो जैसे ही मुझे एडवांस मिल जाता है और प्रेजेंट डेज मिल जाते हैं, उसके बाद मुझे सैलरी कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए ये फंक्शन है। सो इस फंक्शन में पहले मुझे उसकी बेसिक सैलरी निकालनी पड़ेगी। emp डेटा इज इक्वल टू, फिर से फाइंड करेंगे अभी, दिस डॉट एम्प्लॉय अरे। अभी फिल्टर नहीं करेंगे, आईडी है अपने पास, उस आईडी का डेटा चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय अरे में पूरा डेटा है। तो उसमें से मुझे पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी का डेटा चाहिए, इज इक्वल टू सिलेक्टेड एम्प्लॉय। सिलेक्टेड एम्प्लॉय किस में है, सैलरी ऑब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अभी मेरे को एम्प्लॉय डेटा में डेटा मिल जाएगा। अभी ये फंक्शन मैं कहाँ पे कॉल करूंगा, सैलरी की अमाउंट किधर है, एक फील्ड मिसिंग है अपनी, ऐड सैलरी, सैलरी अमाउंट एक मिसिंग है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक एक टेक्स्ट बॉक्स और लगेगा। ओके, सैलरी अमाउंट है ऑलरेडी, सिर्फ लेबल गलत था। अब वो फंक्शन कब कॉल करना है, तो जैसे मैं ये चेक बॉक्स को, ये टेक्स्ट बॉक्स को चेक करता हूँ, सो फोकस इन वाला। ओके, जैसे मैं ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, कैलकुलेट सैलरी वाला फंक्शन कॉल किया। ठीक है, अब ये फंक्शन में मेरा लॉजिक रहेगा कौन सा, अभी मेरे पास प्रेजेंट डेज मिल गए मेरे को कि कितने प्रेजेंट डेज है, राइट। और एडवांस कितना है वो भी। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो सैलरी कैसे कैलकुलेट, टोटल डेज माइनस लीव्स टेकन, मतलब प्रेजेंट डेज वो अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है, इनटू बेसिक सैलरी माइनस एडवांस, राइट। सो यहाँ पे दिस डॉट सैलरी ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी कौन सी अपनी, सैलरी अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट डेज, राइट। अभी एम्प्लॉय डेटा में अपन ने जब इंसर्ट किया था डेटा, तब अपन ने सैलरी डाली थी, राइट। अगर लेट से मेरी सैलरी 20,000 है तो 20,000 डिवाइड बाय 30, मतलब एक दिन की अपनी सैलरी कैलकुलेट होती है। ओके, जब भी सैलरी कैलकुलेट होती है तो वो 30 डेज हिसाब से कैलकुलेट होती है। सो मुझे पहले पर डे सैलरी निकालनी है, पर डे, फिर से कांस्टेंट, पर डे सैलरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय डेटा डॉट, एम्प्लॉय डेटा में मुझे सैलरी मिलने वाली है, सैलरी का प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन, सैलरी, सैलरी डिवाइड बाय 30, मतलब एम्प्लॉय की जो सैलरी मिली है उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो उसका पर डे सैलरी मिलेगा। उसके बाद दिस डॉट सैलरी ऑब्जेक्ट डॉट प्रेजेंट डेज इनटू, इसको पहले राउंड ब्रैकेट में डालते हैं, इनटू पर डे सैलरी, जितने प्रेजेंट डेज है इनटू पर डे सैलरी, माइनस क्या करना है, टोटल एडवांस, ये मेरी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिबगर लगा के मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, सेव ऑल। सैलरी पेज पे गया मैं, अभी अगर मैंने एम्प्लॉय पल्लवी सिलेक्ट किया, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, ठीक है। अभी जैसे मैं ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, अभी प्रॉपरली देखो, यही अपना मेन पार्ट है। एम्प्लॉय आईडी अनडिफाइंड क्यों आई है, आईडी कंप्लीट नहीं लिखा मैंने, यही अगर मैंने क्लास और इंटरफेस के साथ किया रहता तो ये स्पेलिंग मिस्टेक वहीं पे पकड़ में आ गई रहती। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लिक किया, एम्प्लॉय आईडी क्या है 236, एम्प्लॉय अरे में 236 नाम का पहला ही रिकॉर्ड है, वो मैंने फाइंड किया। देखो एम्प्लॉय डेटा में एक रिकॉर्ड आया, सैलरी कितनी है, जीरो की आई है अपनी सैलरी, एंटर नहीं किए देखा अपन ने, या फिर सेव नहीं हो रही है,
20,000 पल्लवी, ठीक है, फिर से करते हैं। एम्प्लॉय पल्लवी की सैलरी मेंशन नहीं थी अभी। एम्प्लॉय डेटा डॉट सैलरी, ठीक है, अभी सैलरी आई। अब 20,000 अगर उसकी सैलरी है तो पर डे सैलरी कितनी रहेंगी? ये पॉइंट में कुछ तो भी आएगा, 666 पर डे की सैलरी रहेगी, ठीक है। अभी प्रेजेंट डेज 28 इंटू पर डे सैलरी माइनस ये अमाउंट, ठीक है। तो अभी कितनी आती है देखो। अब इसको राउंड ऑफ करना है, इतना पॉइंट 14,000 उसकी कुछ सैलरी निकलेंगी, बट इतना पॉइंट पॉइंट दिखाने का कुछ जरूरत नहीं है, तो उसको राउंड ऑफ करते डॉट टू फिक्स से। सो इसके बाद इसको फिर से राउंड ब्रैकेट में डालते हैं, उसको डॉट टू फिक्स। इसके बाद कितने डिजिट तक फिक्स करना है? अभी सैलरी नॉर्मली पॉइंट में तो मिलते नहीं है, तो जीरो डालता हूँ मैं, मतलब डायरेक्ट राउंड ऑफ होके मिल जाएगा। देखो 14,167 उसकी सैलरी रहेगी, मतलब इतने प्रेजेंट डेज को पर डे सैलरी से हिसाब से माइनस किया और ये अमाउंट माइनस किया, तो उसकी ये सैलरी हो जाएगी। और सेव एम्प्लॉय, अच्छा सेव एम्प्लॉय पे एपीआई कॉल नहीं किया अपन ने, वो एपीआई कॉल कर देते हैं। एपीआई कॉल, ये मेरा एपीआई कॉल, सेव सैलरी, यही अपने एप्लीकेशन का मेन पार्ट था। दिस डॉट एच टी टी पी डॉट पोस्ट, ये मेरी एपीआई है, कॉमा दिस डॉट, प्रॉपरली अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया और वो ऑब्जेक्ट अपन सेव करने के लिए भेज रहे हैं, दैट्स इट। डॉट सब्सक्राइब, रिजल्ट कॉलन एनी, एरो फंक्शन, और जैसे ही मेरी सैलरी क्रिएट हो जाती है उसके बाद लोड सैलरी वाला एपीआई कॉल करना है, गेट ऑल सैलरी, ठीक है। अभी मैं वो सेव का चेक नहीं लगाया, रिजल्ट ट्रू फॉल्स, तो जो लगा देते वो भी एम्प्लॉय, ये कोड, ठीक है। अभी चेक करते हैं। एम्प्लॉय सिलेक्ट किया मैंने, अटेंडेंस डेट, डेट नहीं डाला मैंने, अटेंडेंस डेट को डेट लगेगा। एम्प्लॉय डेट सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे चेक करके ये किया, सेव एम्प्लॉय, ठीक है। देखो एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है, ओके। ये कुछ तो भी गलत आ रहा है, 50,000 कैसे आ गया? मे बी एपीआई साइड से कुछ गलत आ रहा है। सैलरी अमाउंट में भी एपीआई साइड में भी मैंने वैलिडेशन लिख, मतलब ये जो अपन ने फ्रंट एंड साइड में लिखा है ना कैलकुलेट पार्ट, वो मैंने एपीआई साइड में भी लिखा होगा, तो वो गलत हो गया, ओके। सो कोई भी एक साइड में करना पड़ता है, लेकिन मे भी मैंने भी बैकएंड साइड में भी लिखा है, उसके वजह से सैलरी जो अपन ने भेजी है वो नहीं आई, दूसरी कुछ तो भी कैलकुलेट होके आई है, ओके। सो ये पूरा अपना एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद एक डैशबोर्ड पे लिखना था, सो डैशबोर्ड पे अपन बॉक्स बॉक्स दिखा सकते हैं, और ये गेट ऑल डैशबोर्ड वाली जो एपीआई है, कहाँ पे गई, गेट ऑल एडमिन डैशबोर्ड वाली एपीआई कॉल करना है और वो डेटा ऑब्जेक्ट में स्टोर करके दिखाना है। ये अरे आ रहा है, बट अरे में से जीरो रिकॉर्ड उठा के अपने को ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है, और ये डेटा बॉक्सेस बॉक्सेस में दिखाना है, टोटल एम्प्लॉय इतने हैं, ये सब, ओके। सो ये अपना होल एक एप्लीकेशन का फ्लो था। मैंने एम्प्लॉय करके दिखाया, अटेंडेंस, एडवांस और लीव्स नहीं करके दिखाया, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर था, कॉपी पेस्ट, अननेसेसरी टाइम ही वेस्ट हुआ रहता, बट आप लोग कर सकते हो। और सैलरी में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था ड्रॉप डाउन के चेंज पे, वो एक पार्ट, दैट्स इट, ओके। सो दिस इज एक स्टार्ट से लेकर पूरा एप्लीकेशन फ्लो, बेसिक और प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ना रोल्स है, मतलब यूजर एक ही, वो भी अपन ने लॉगिन पेज में हार्ड कोडेड लिखा है, ना अलग अलग रोल्स है ना कुछ है, लेकिन बेसिक क्रड के साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपका हो जाता है, ओके।